क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने आपका जो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर है उसका पार्ट 1 बना दिया है। आज हम लोग पार्ट 2 आपका जो सेकंड है वो बना रहे हैं। इसके अंदर आप पार्ट 2 में आप लोग का देखेंगे हम लोग कि जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बच गया है, जो हम लोगों ने फर्स्ट वर्ड में कंप्लीट नहीं किया वो पार्ट 2 में देख लिया। जिन भी बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 हमारा नहीं देखा है वो पार्ट 2 में जाके अपना जो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, तभी जाके आपको पार्ट 2 समझ में आ जाएगा। पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने आप लोगों का जितना भी सिलेबस था वो कवर किया है, और उसके बाद में हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन आपको था, क्लासिफिकेशन था, न्यूट्रेंट था, जो भी हम लोग क्लासिफिकेशन न्यूट्रेंट जो आप लोगों को था वो उसके अंदर हमने पूरा कवर किया है। ऑलमोस्ट वो हमारे अपलोड हो चुकी है। अब आज का नेक्स्ट सेकंड पार्ट आने वाला है, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट 1 में हम लोग सारा कवर नहीं कर पाए थे। पार्ट 2 में हम लोग ये जो भी है आप लोगों का आज जितना भी होगा उस सारा इसके अंदर हम आप लोगों का कवर कर देंगे। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते, सीधा आप लोगों का जो है वो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, और जो भी रेस्ट ऑफ पार्ट पोर्शन आप लोगों का बच गया है फंडामेंटल्स के अंदर उसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने वो कर दिया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम लोग जो सिलेबस में हम लोगों का है वही देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर जोन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आप लोगों का नेक्स्ट है कि हॉर्टिकल्चर कौन कौन से इंडिया में कौन कितने टाइप में जोन में डिवाइडेशन कर रखा है, किस जोन में क्या कहते हैं, अलग अलग जोन्स में डिवाइडेशन करना क्या होता है, कि जैसे कि हम देखेंगे अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कल भी बताया था कि हमारे यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन हर जोन की अलग होती है। हम अलग अलग एरिया में जाओगे तो आप लोगों को अलग अलग वेदर देखने को मिलेगा, वहाँ का जो क्लाइमेट है आपको अलग देखने को मिलेगा, वहाँ की सोइल टाइप आपको अलग देखने को मिलेगी, वहाँ के जो प्लांटेशन है, वहाँ की वेजिटेशन है वो आप लोगों को अलग देखने को मिलेगी। ये फर्क होता है, क्योंकि आप जैसे जैसे जाओगे रीजन चेंज होता है, उस वजह से आप लोगों को ये सारी चीज़ आप लोगों को अलग देखने को मिलेगी। तो सीधा इतना इन डिटेल में आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, सीधा आप याद रख लेना कि टेम्परेट्स के अंदर कौन कौन से टेम्परेट्स, मतलब कि जो आप लोगों का ठंडे प्रदेश में जो होता है, ठंडे प्रदेश का जो रीजन होता है उसके अंदर टेम्परेट्स आते हैं। और आप लोग कौन कौन सा आता है यहाँ पे देखिए, कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, नॉर्थ उत्तरांचल हो गया, सिक्किम हो गया, पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, टेम्परेट फूड्स के अंदर जो भी यहाँ पे भी बर्फ गिरती है, यहाँ पे जो ठंडा रहता है वो टेम्परेट रीजन के अंदर आता है। नॉर्थ जो वे सब ट्रॉपिकल्स है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सेंट्रल उत्तर प्रदेश नॉर्थ। ठीक है, और सेंट्रल टॉपिक्स इतना याद करने का नहीं है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए टेम्परेट के अंदर कौन सा आता है, सब टेम्परेट के अंदर। जैसे आप ओरिजिन प्लेस याद करोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक बार इसको देख सकते हैं, एग्जाम में इसमें इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आगे हम सीधा पीछे आ जाते हैं, ये टेबल जो आप लोगों की टेबल दिख रही है इधर में पीछे में, ये आप लोगों की टेबल इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि सीधा पूछ लिया कि भाई मैंगो कम्स इन विच रीजन, या कौन से जोन में कौन से रीजन में आता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल के अंदर हम मैंगो का कल्टिवेशन कर सकते हैं। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल के हमारा मैंगो आता है। जैसे सिट्रस हो गया तो सब ट्रॉपिकल बट इट कैन ग्रो अंडर टेम्परेट कंडीशन, ये मतलब सब ट्रॉपिकल में आता है, बट हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि अंडर द टेम्परेट कंडीशन में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। ग्रो मतलब ग्रेप्स हो गया, हम लोग को ग्रेप्स भी टेम्परेट कंडीशन में बट इन सब ट्रॉपिकल कंडीशन में कर सकते हैं। जैसे पीच हो गया हमारा, सपोटा हो गया, पपाया हो गया, बनाना हो गया, आलमंड हो गया, एप्पल हो गया। ठीक है, टेम्परेचर टेम्परेट बट लो चिलिंग वेराइटीज ऑल्सो ग्रो इन ऑन लोअर हिल्स। ठीक है, एप्पल में अब क्या होता है, ये मेनली एप्पल में जो रोल प्ले करता है, एप्पल का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एप्पल में रोल प्ले करता है उसका रूट स्ट्रोक। हम लोग अभी देख रहे होंगे कि राजस्थान जैसी जलवायु में भी हम लोगों की 40 डिग्री सेल्सियस में भी हम लोग एप्पल वगैरह ग्रो कर पा रहे। क्यों कर पा रहे कि वो रूट स्ट्रोक के कारण। कुछ ऐसी वेराइटीज हम लोगों ने ऐसे डरमन के, जैसे हरमन हो गया, अन्ना हो गया, हम लोगों की ऐसी वेराइटीज है जिसको हम लोगों ने डेवलप किया है। जैसे रूट स्ट्रोक हो गया, मेन रूट स्ट्रोक में ऐसा रूट स्ट्रोक आ जाता है कि जो हमारा जन्म जो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन में उसमें भी सर्वाइव कर जाता है। जैसे हमको लार्ज डाइवर्स आपको देखने को मिल जाएगा, मेनली रूट स्ट्रोक के कारण होता है। और बहुत सारी वेराइटीज हम लोगों के साइंटिस्टों ने डेवलप की थी कि जो हाई टेम्परेचर में भी आप लोगों का जो है वो एप्पल वगैरह देता है। जैसे राजस्थान में सीकर का जो जिला है उसके अंदर आप लोगों को एप्पल का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप ये याद कर लेना, सीधा एग्जामिनर पूछ लेगा भाई कि एप्पल किसके अंदर, एप्पल का जो है वो रीजन जोन कौन सा आता है या रीजन किसके अंदर आता है, ये आप लोगों को पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सोइल रिक्वायरमेंट, कि आप लोगों को अलग अलग जो प्लांटेशन क्रॉप है, आप जो प्लांट क्रॉप है, फ्रूट क्रॉप है, आप लोगों का वेजिटेबल्स है वो ग्रो करते हो, तो उसके लिए आप लोगों को कौन सी सोइल की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या सोइल की प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो सारी चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन इतना नहीं देखते हम लोग, और सीधा से देख लेते हैं कि सोइल इज द अपर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच सपोर्ट टू द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, सोइल क्या होता है, सोइल किस लिए जरूरी है, सोइल मतलब जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर मोस्ट जो सरफेस है, वो सरफेस की जो लेयर है उसको हम लोग सोइल बोलते हैं। सोइल क्या करती है, सपोर्ट टू द प्लांट्स, क्या करती है हम लोगों को पौधों को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर विदाउट सोइल आप लोग सोच सकते हो तो हमारा जो बड़ा पेड़ है, जो इतने बड़े पेड़ देखते हैं, वो पॉसिबल है क्या हम उसको खड़ा कर रखना, कोई भी हवा का झोंका आएगा उसको नीचे गिरा के चला जाएगा, पानी आया तो पानी के साथ बह के चला जाएगा, बट ओनली सिर्फ सोइल की वजह से वो अपनी रूट्स को अंदर सोइल में जो है वो बॉन्ड करके रख सकता है, वो सोइल को होल्ड करके रखता है। उसके कारण क्या होता है कि सोइल इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए या उसको स्टैंडिंग करने के लिए, जितना भी माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो सारा सोइल के कारण होता है। तो सोइल क्या करती है, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। इट्स डिफाइंड एज 3 फेज ऑफ विच solid liquid gas and they are essential solid part from provide the space for the two word essential consider। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग सीधा यहाँ पे नीचे आ जाओ।
क्राइटेरिया फॉर लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस, ठीक है, कि मतलब एक सोइल है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, स्लोप एंड इरोजन हैजार्ड होना चाहिए, सोइल की डेप्थ होनी चाहिए, अच्छी खासी सोइल होनी चाहिए, मतलब कि उसमें स्लोप भी होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है, डेप्थ सोइल डेप्थ होनी चाहिए, मतलब कि आपकी सोइल है वो अच्छे से गहरी होनी चाहिए, यूँ नहीं कि आपकी बंजर भूमि है 1 फीट के ऊपर आप नीचे कराएंगे उधर कंकर पत्थर निकल गए, कंकर पत्थर नहीं होना चाहिए, अच्छे से गहरी जुताई होनी चाहिए, ठीक है, सोइल की अच्छी डेप्थ होनी चाहिए कि मिट्टी हो, यूँ नहीं कि 1 फीट से 1.5 फीट के बाद आप लोगों का पत्थर आने लग जाए, कंकरीली मिट्टी आने लग जाए, वो नहीं आनी चाहिए। ड्रेनेज, वहाँ का जो पानी का जल निकासी है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए आप लोगों का, जल निकासी अच्छा होगा तो आप लोगों का जो ग्रोइंग है वो काफ़ी अच्छा होगा, वहाँ पे आप लोगों का जो प्लांट का सर्वाइवल है वो काफ़ी अच्छा होगा, वहाँ पे जो उसकी ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते थे वर्क एबिलिटी, वहाँ पे मतलब कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए कि मतलब मैंने कोई मशीनरी वगैरह वहाँ पे चलाई या कोई मैन फोर्स या वर्क लेबर वहाँ पे कोई कर रही है काम, तो वो भी अच्छे से काम कर लेनी चाहिए, जहाँ पे उसको कुछ ज़्यादा करने की नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, जैसे किसी को होता है कि जैसे हार्ड ज़मीन है तो वहाँ पे काम करना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी है, कोई मशीनरी चलानी तो वहाँ पे नहीं चलना तो वर्क एबिलिटी भी वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। स्टोनलेस एंड रोकीनेस, मतलब कि वहाँ पे पंखर जो कंकर पत्थर है आप लोगों की चट्टान है वो नहीं होनी चाहिए, उससे लेस होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग हमारा जो भी आगे प्लांटेशन है हमारे जो भी क्रॉप लगाएंगे उसमें हमको हेल्प होगी, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ हमने पानी जो हमारे इरिगेशन है किसी भी थ्रू से हम लोग किसी भी वाटर सोर्स से हम लोगों ने पानी दिया है तो यूँ नहीं कि वो ड्रेनेज करके बहा के चली जाए, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पानी को होल्ड करके रख सके, ताकि हमें बार फ्रीक्वेंट इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े, वो काफ़ी अच्छा खासा अपने अंदर पानी को होल्ड करके रखेगी। तो हम लोगों को जो फ्रीक्वेंट इरिगेशन देते हैं हम लोग कि वो अर्ली जैसे होता है ना वो सारा जल्दी ड्राई हो जाता है, जैसे रेतीली मिट्टी है तो उसके अंदर हम लोग इरिगेशन दी तो वो पानी जैसे रेत में आप पानी डालोगे तो गायब हो जाएगी, जैसे नहीं अच्छे उसके अंदर अच्छे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि लंबे टाइम तक वो पानी को स्टोर करके रख सके ताकि हमें फ्रीक्वेंट इरिगेशन नहीं देना पड़े, ठीक है। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी आप लोगों को होनी चाहिए, उसके अंदर न्यूट्रिएंट होना चाहिए, बंजर जमीन नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर ऑलमोस्ट पोषक तत्व होने चाहिए कि हम लोग जो प्लांट को ग्रो करते हैं हम लोग उसको जब ग्रो करवाते हैं या कोई भी क्रॉप लगाएंगे तो उसमें एटलीस्ट इतना न्यूट्रिएंट होना चाहिए हमारे क्रॉप को अच्छे से खाते न्यूट्रिएंट दे पाए, उसकी जो डेवलपमेंट उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए उसकी प्लांट ग्रोथ के लिए वो कुछ सब कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्टिलिटी स्टेटस, उसका फर्टिलिटी स्टेटस अच्छा होना चाहिए, मतलब वही जो फर्टिलिटी न्यूट्रिएंट्स के अंदर आगे आप लोगों की फर्टिलिटी कैपेसिटी अच्छा होना, फर्टिलिटी मतलब टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट फॉर इट्स कंप्लीट द लाइफ साइकिल एंड इट्स ग्रोथ, ठीक है। फर्टिलिटी होना चाहिए, सैलिनिटी, एल्किनिटी एंड एसिडिटी हैजार्ड, मतलब कि आप लोगों की जो है ना ज़्यादा सैलिटी होनी चाहिए, ना एल्किलिटी होनी चाहिए, ना एसिडिटी होनी चाहिए, मीडियम जो आप लोगों का पीएच आता है वो इस तरह की आपकी सोइल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नीचे में, मुझे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये बस ये पॉइंट आप रखना है कि एक तरह की सोइल है आप लोगों की, तो अगर प्लांटेशन करें तो उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आप लोगों का, यहाँ पे देखिए सेलिनिटी, सोडेसिटी एंड ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप्स दे रखी है, ठीक है। जैसे खीरनी हो गया, वुड एप्पल हो गया, डेट पाम हो गया, बेर हो गया, आंवला हो गया, फिग हो गया, सपोटा हो गया, ये आप लोगों को क्या सेलिनिटी, मतलब कि आपकी सोइल में सेलिनिटी ज़्यादा है, अगर आपकी नमक की मात्रा है जो है वो काफ़ी मतलब थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी जैसे मैंने आपको कल भी बताया था आंवला और डेट पाम, इस हमारा अगर सोइल में नमक की ज़्यादा है तो भी फिर भी ग्रो हो जाएगा, जैसे हमारा सपोटा है वो भी हो जाएगा, हमारी अंजीर हो जाएगी, हमारा बेर राजस्थान में इसलिए जो हमारे जो लवणीय सोइल है मतलब जिसके अंदर नमक ज़्यादा होता है, जो सोइल टॉक्सिसिटी जिसके अंदर ज़्यादा उसके अंदर भी हो जाता है। सोडिसिटी क्रॉप में आ गया जैसे बेर आ गया, आपका टर्मरिक आ गया, वुड एप्पल आ गया, डेट पाम हो गया, आंवला, करोंदा, फिग, फालसा, ठीक है, पोमग्रेनेट, गवावा, बेर। बाड़मेर साइड जाओगे तो आप लोगों को जो है वो पोमग्रेनेट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ड्रोट टॉलरेंट कौन सी हो गई, जिसको मतलब कि सूखा प्रतिरोधी, मतलब कितना भी होता है हार्डी क्रॉप्स होती है, जो आपको मैंने कल भी बताया था, हमारा बेर हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल हो गया, करोंदा हो गया, गवावा हो गया, ये मेनली जो पूछे जाते हैं वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारा लसोड़ा हो गया, ये सारी चीज़ हम लोग जो है वो ड्रोट टॉलरेंट, मतलब कि जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है, जैसे मोस्टली हम लोग बात करते हैं राजस्थान के एरिया में जहाँ पे पानी के जहाँ पे डेजर्ट वगैरह एरिया है, जहाँ पे जो ड्रोट वगैरह रहता है उसमें कंडीशन में ये लग सकती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोकोनट, ये इतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, टेक्सचर मतलब टेक्सचर के अंदर आपके लिए क्ले लोम होनी चाहिए और सैंडी लोम होगी तो और भी अच्छा है, ठीक है। हाई, ये वापस वही कि हाई सोल्ट टॉलरेंट कौन सा, मीडियम टॉलरेंट, वो क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने कल देख लिया था। नेक्स्ट स्लाइड आपके करते हैं, इनकॉर्पोरेशन लार्ज बंक्ड ऑर्गेनिक ब्रेन, 1 मिनट। To upcoming soil sustainable produce following things be done before the after plantation: soil analysis terms of physical and chemical element, bring the soil optimum potential to apply organic matter and fertilizer, ठीक है, to depending on soil analysis and report, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है कि कोई पे भी प्लांटेशन करे तो हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट वहाँ की सोइल रिपोर्ट लेके आनी है, वहाँ पे हम लोगों को पता होना चाहिए स्टेटस क्या है, इसके अंदर कितने माइक्रोब्स है, इसके अंदर कितने फर्टिलिटी, कितने न्यूट्रिएंट्स है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो आगे है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाएंगे। कितना स्टेटस कम है, जैसे नाइट्रोजन की कमी है, फॉस्फोरस की कमी है या ऑर्गेनिक मैटर की कमी है, तो उसी अकॉर्डिंग
हम लोग न्यूट्रिएंट्स देंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे जो सॉइल है उसकी सॉइल रिपोर्ट लेके आ जानी। हम लोगों को सॉइल सैंपल लेके जाना है सॉइल लैब में, और सॉइल लैब के हम लोगों को अपने जो रिपोर्ट है वो निकलवा के उस पर करना था, कि उसके कारण हम लोगों को प्रॉपर मैनर में पता चलता है कि भाई हम लोगों को डालना क्या है। हम जैसे पता है कि हम लोगों के सॉइल में हमारे नाइट्रोजन की कमी हो और हम डाल फॉस्फोरस रहे, तो एक्चुअल में उससे क्या होगा, फॉस्फोरस की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और न्यूट्रिएंट्स जो हमारा नाइट्रोजन की एफिशिएंसी है उसको तो हम कभी फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को अगर फॉस्फोरस की कमी है तो एटलीस्ट हम लोगों को पता होना चाहिए कि सब हर किसान को ये होना चाहिए कि उसके पास सॉइल रिपोर्ट होनी चाहिए, अपनी सॉइल की और पानी की रिपोर्ट होनी चाहिए, उससे पता चले कि पर्टिकुलर उसकी सॉइल में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, ताकि उसका वो है वो जो है वो सब्स्टिट्यूट डाल सके। जैसे फर्टिलाइजर हो गया, फर्टिलाइजर के थ्रू उसकी कमी पूरी कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू, जिससे भी वो करना चाहे उसकी जो कमी को है वो पूरा कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए, इसलिए सॉइल रिपोर्ट और बॉटनी की जो क्या है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एडेप्शन फॉर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स लाइक ग्रीन मैन्यूरिंग और रेगुलर बेसिस। ठीक है, हम लोगों को सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स भी अपनानी चाहिए, जिसके कारण हम लोग मृदा को भी बचा पाए, हमारी जो सॉइल है उसको भी बचाना है। लाइक हम लोग को ग्रीन मैन्यूर, ढेचा हो गया, सस्पेनिया हो गया, हम लूसन वगैरह जो लगाते रहते हैं ग्रीन मैन्यूर के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों को अपनी जो सॉइल है उसके अंदर हम लोग सिर्फ फुलफिल जो हमारे न्यूट्रिएंट की जो होती है वो मैन्यूर वगैरह डाल के भी कर सकते हैं, हम ऑर्गेनिक तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ग्रीन मैन्यूर एक सब्स्टिट्यूट काफ़ी अच्छा तरीके से जो हम लोग केमिकल जो यूज़ करते हैं एक्सिस अमाउंट में हम लोगों का, अगर हम कोई ग्रीन मैन्यूर करते हैं तो हम लोगों के काफ़ी अच्छा होता है। वो उसके अंदर जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है वो भी हम ग्रो कर सकते हैं। उसके कारण क्या, राइजोम की वजह से हम लोगों का जो है नाइट्रोजन वगैरह हम लोगों को जो एनवायरमेंट का नाइट्रोजन है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। इस तरह से हम नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ इंप्रूव वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स लाइक ड्रिप इरिगेशन, चेक बेसिन और फरोज। हम लोगों को बेस्ट वाटर टेक्निक्स यूज़ करनी है, जो हमारे पर्टिकुलर एरिया में जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है सोर्सेज की, हम लोगों को उसके बेस पे करना है। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन का हम यूज़ करते हैं, हम लोगों को क्या होगा, वाटर सेविंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। चेक बेसिन लगा के करेंगे, ऐसे बेसिन बना देते हम लोग, पाला जो हमारा पेड़ है उसके अंदर बेसिन बना देते, फिर यहाँ से यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये कर दिया, तो यहाँ से इरिगेशन आया तो वहाँ पे हो जाएगा। चेक बेसिन मेथड होती है। रीजन फरो, हमारा जो फरो मेथड्स होती है इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, फरो के अंदर पानी देते हैं। ये रीज हो गया नीचे वाला पोर्शन, और ऊपर वाला जो रहता है फरो, रीजन फरो जो मोस्टली हम लोग वेजिटेबल्स के अंदर यूज़ करते हैं रीजन फरो मेथड इरिगेशन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ बल्क ऑर्गेनिक एच एवरी मैटर ईच ईयर। ठीक है, हम लोगों को है वो कम से कम मैन्योर वगैरह है हमारा जो है वो लार्ज अमाउंट में हम लोगों को खेत में ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कोई सी क्रॉप ग्रो की है। ठीक है, तो उसके अंदर उसने न्यूट्रिएंट तो सारा एब्जॉर्ब कर ही लिया। उसके बाद कहता है कि ना हमारे सॉइल के अंदर फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो हम लोगों को एवरी ईयर तो नहीं, पर अगर हम लोग काऊ डंक वगैरह यूज़ करें तो हम लोगों को होता है कि भाई 3 साल में एक बार आप लोगों को डालना है। पर वो आपकी सॉइल के स्टेटस के ऊपर है कि आप लोगों का सॉइल स्टेटस कैसा है। काफ़ी न्यूट्रिएंट अगर अच्छा है आप लोगों का तो आप 3 साल में एक बार डाल सकते हो। यहाँ अगर न्यूट्रिएंट स्टेटस कम है, आप लोगों का फर्टिलिटी कम है, तो आप लोगों को एवरी ईयर डालना पड़ेगा, वो भी लार्ज बल्क क्वांटिटी में आप लोगों को डालना पड़ेगा। उसके कारण आपका जो उसका मेंटेन है, उसका लेवल है वो मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, 1 मिनट हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करके बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आ गया सर्टेन अप्रोच फॉर द ड्रेनेज अराउंड द प्लॉट। ठीक है, हम लोगों को होना चाहिए कि पानी का जो है जल निकासी काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। हम लोगों को खेत में पानी नहीं बढ़ना चाहिए, पानी बढ़ जाएगा तो हम लोगों को क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा कि ड्रेनेज अगर अच्छे से प्रॉपर नहीं होगा तो हम लोगों की जो क्रॉप है वो खराब हो जाएगी। ड्रेनेज के काफ़ी सारे नुकसान भी हम, तो हम लोगों का एक होना चाहिए कि पानी है उसका ड्रेनेज निकालने के लिए आसपास में एक प्लॉट होना चाहिए कि जहाँ पे हम लोग पानी निकाल सके। पता पड़ा कि हम लोग पानी कहीं पर निकाल नहीं पा रहे, 4 दिन तक हम लोगों को खेत में पानी स्टोर हो गया, उससे क्या होगा, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हम लोगों ने सारी प्रैक्टिस अच्छी की, इरिगेशन प्रैक्टिस अच्छी थी, हमारी सॉइल अच्छी थी, हमारी वर्केबिलिटी अच्छी थी, हमारे कंकर पत्थर नहीं थे, सारी अच्छी थी हम लोगों की, पर हमारे क्या हुआ कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं था वहाँ पे, तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो हम लोगों को एटलीस्ट ड्रेनेज सिस्टम हम लोगों का अच्छा होना चाहिए, आसपास में हम लोग को ड्रेनेज करने के लिए प्लॉट होना चाहिए कि जहाँ से हम लोग ड्रेनेज निकल पाए। ठीक है, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल रिकमेंडेशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम्स, आयरन, पायरेट एंड इट इज रेगुलर बेसिस ऑन सैलिनिटी प्रॉब्लम। अगर हम लोगों का जो है वो सॉइल के अंदर क्या है कि अगर प्रॉब्लम है हम लोगों का कि सैलिनिटी सॉइल हमारा ऊपर क्या है कि नमक की जो है वो परत जम जाती है। अगर हमने इरिगेशन, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, इरिगेशन करते हैं हम लोग, तो उसके बाद आप लोग क्या है वाइट करके अगर एक लेयर जम जाती है उसके ऊपर, तो उसको लोग क्या करना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जो स्क्रैपिंग होती है ना, जो लेवलर जो आता है हम लोगों का, या फिर हम लोग जो लेबर्स की फायदा से अब जो बहुत सारी मशीनरीज आ गई तो उसका स्क्रैप करना होता है। हम लोग ऊपर से उसकी जो हल्की जो लेयर होती है उसको स्क्रैप करते हैं ताकि हमारा जो भी जितना भी नमक है वो जम जाता है, एक जो लेयर बन जाती है हम उसको हटा सकते हैं, और हमारी सॉइल की जो सैलिनिटी है, जो हमारे सॉइल के अंदर जो सॉल्ट की एक्सेस अमाउंट है उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें जिप्सम भी ऐड कर सकते हैं, जिप्सम ऐड करेंगे, जिप्सम ऐड करके हम लोग इसका भी वो कर सकते हैं। हम इसका जो अच्छा मतलब देसी तरीका है उसके अंदर क्या करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं, और ठीक है, और बहुत से जो फार्मर्स है हमारा जिप्सम भी ऐड करते हैं। ठीक है, रिक्लेमेशन
रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट हार्वेस्टिंग बाय द रेगुलर बेसिस, प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट फॉर न्यूट्रिएंट, ठीक है। जो एडवांस फार्मर्स है या जो हम लोग हाईटेक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर बात करते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो लोग एक न्यूट्रिएंट का शीट बना के रखते हैं। हम लोग भी होते हैं ना कि भाई कि फ्लावरिंग से पहले जैसे भी हम लोगों ने वीट लगाया था, तो हमें होता है कि टॉप ड्रेसिंग करनी है, हम बुआई के समय उसका वो करते हैं। उसके बाद जबकि उसमें जब फ्लावरिंग आती है, मिल्किंग स्टेज होती है, तब उस पर करते हैं। अलग अलग स्टेजेस होती है ना, हम क्रॉप को देख के जो फार्मर्स लगा देता है कि अब तो मुझे खाद डालने की जरूरत है, अब तो पानी पिला दिया तो मुझे फल डालना। तो इस तरह से हम लोगों के पास एक चार्ट होना चाहिए, चार्ट पेपर होना चाहिए कि हम लोगों को कब कब उसके अंदर न्यूट्रिएंट देना है, कब कब इरिगेशन देनी है, इस इरिगेशन के बाद हम लोगों को खाद डालना रहता है। वो सारी चीज़ अगर आप गांव में भी देखते हो तो लोगों को पता चल जाता है, पुराने लोगों को, भाई वो इतना पढ़े लिखे नहीं होते पर उनको पता है कि कौन सी स्टेज पे खाद देना होता है। यही चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो गया, हाईटेक हॉर्टिकल्चर हो गया, हाईटेक एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सर हम लोग मशीनरी से एनालिसिस करते हैं, हम लोग टाइमली जाते हैं, हम लोगों के पास एक चार्ट पेपर होता है कि भाई इस क्रॉप को इतना रिक्वायरमेंट होता है, इतना न्यूट्रिएंट इस क्रॉप को, पर्टिकुलर क्रॉप को रिक्वायरमेंट है, इस स्टेज पर रिक्वायरमेंट है, फ्लावरिंग आएगी तो हम लोगों को ये न्यूट्रिएंट देना है। वो सारा एक चार्ट हमारे पास होता है, उसके कारण हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। और उससे क्या होता है कि हम लोग का जो न्यूट्रिएंट लॉस है वो भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कब देना है, कितना अमाउंट में देना है। उसके कारण क्या होता है, किसी भी सोइल के अंदर जो है टॉक्सिसिटी नहीं होती, एक्सेस अमाउंट किसी भी सोइल का नहीं होगा। तो उस कारण क्या होगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में हम लोग वो न्यूट्रिएंट दे पाते हैं। उसके कारण हम लोगों का पैसा भी बचता है, जो हमारी सॉइल है उसको भी हम बचाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऑल ओवर हम लोगों को फायदा होता है। इसलिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग जो सीख रहे हैं एडवांस जो भी चने में, उसको एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। हम लोगों को पता होना चाहिए कि कब हम लोगों को खाद देना है, कब क्या करना है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जो फार्मिंग का है उसको एक्सपेंस कर पाएंगे। बाकी हमारी जो फार्मिंग है उसमें हम लोगों को प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, हम लोगों को जितना भी जैसे क्रॉप का लीव्स हो गया, क्रॉप का रेजिड्यू हो गया, तो उसको रिसाइकिल करके हम लोगों को ऑर्गेनिक वेस्ट करना है। जैसे हम लोग जीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट चलाते हैं कि या फिर 30% हमारा क्रॉप रेजिड्यू होता है, हम लोग उसको छोड़ देते हैं, या फिर हमारी पुरानी क्रॉप का रेजिड्यू है उसको डाल के फिर से खेत में इनकॉर्पोरेट कर दो। उसके कारण जो हमारा है ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा। जैसे आपको ग्रीन मैन्यूरिंग मैंने अभी बताया था, वो सारी चीज़ें हम लोगों को होना चाहिए। Soil is the most natural resource for fruit culture and it's need to protect your and improve, ठीक है। हम लोगों का आपको पता है ये सॉइल मतलब एक नेचुरल रिसोर्सेज है, हम लोगों को उसको बचाना है हमारे कल्टीवेशन के लिए, फर्दर हमारी जनरेशन के लिए। और सॉइल फॉर्मेशन होने में बहुत मिलियंस ईयर लग जाते हैं, इसलिए आप लोगों को मिलियंस ईयर लग जाते हैं, इसलिए हम लोगों को सॉइल बचाना है, सॉइल एरोजन से बचाना है, हमारी सॉइल को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना है। इसलिए हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोगों को किस तरह से हमारी जो सॉइल है उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट रखना है, ताकि फर्दर हमारी जनरेशन है उसको भी हम लोग अच्छे से सॉइल दे सके, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सरी एंड इट्स मैनेजमेंट, कि नर्सरी क्या है, इंपॉर्टेंस, नर्सरी का इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह से हम एक नर्सरी मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। नर्सरी इज द प्लेस वेयर सैपलिंग एंड सीडलिंग एंड अदर प्लांटिंग मटेरियल आर राइज्ड, प्रोपोगेटेड, मल्टीप्लाई एंड सोल्ड आउट फॉर प्लांटिंग, ठीक है। नर्सरी क्या है, नर्सरी एक जगह है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सीडलिंग, सैपलिंग एंड अदर प्लांटिंग मटेरियल आर रेस्ट, कि हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि जो बीज बोते हैं हम प्लांटिंग मटेरियल तैयार करते हैं, जो सैपलिंग होती है जो हमारा बिछड़ा होता है, जो छोटे छोटे हम प्लांट सैपलिंग्स तैयार करते हैं। जैसे कि मैंने बीज से बोया तो सैपलिंग्स तैयार हो गई, वो है। कोई भी अदर प्लांटिंग मटेरियल हो गया जहाँ पे मैंने कटिंग करी, क्राफ्टिंग करी, या कोई से प्लांट्स लेके आया मैं तो उसको ग्रो किया, ठीक है, प्रोपोगेट किया, ठीक है। कोई प्रोपोगेट है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, जैसे मेरे पास 10 प्लांट थे तो मैंने उसको 20 प्लांट कर दिया, ठीक है, प्रोपोगेट किया। और फिर क्या किया, मैंने उसको फॉर मार्केटिंग में सोल्ड, किस लिए किया कि मैंने उसको बीज दिया, या तो अपने पर्पस के लिए यूज़ कर दिया, या तो उनको फर्दर ट्रांसप्लांट कर दिया, या फिर मैंने मार्केटिंग में सेल कर दिया। दो ही चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे कहीं पे कुकुम्बर के बीज लगाए, कुकुम्बर की मैंने नर्सरी तैयार कर दी, उसके बाद मैंने क्या किया, वहाँ पे उसको कुकुम्बर लेके आया मैं कहीं से, उसको ग्रो किया, उसके सीड हार्वेस्ट किया, उसके बाद मैंने उसको क्या किया और ग्रो कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया। देन उसके बाद मैंने उसके पौधे तैयार किए, या तो फिर मैंने अपने पर्सनल अपने खेत में यूज़ कर लिया, ठीक है, या तो फिर मैंने उसको फर्दर ट्रांसप्लांटिंग कर दी अपने खेत के अंदर, या फिर मैंने क्या किया कि सीधा उसको सेल कर दिया। तो क्या होगा, उससे मुझे इनकम जनरेट हो गई। तो फॉर फर्दर मल्टीप्लाई एंड सोल्ड आउट फॉर प्लांटिंग, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं बुआई के लिए हमने उसको फर्दर सोल्ड आउट कर दिया, या फिर खुद के खेत में ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है। सीधा आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि नर्सरी की डेफिनेशन बताओगे नर्सरी क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए नर्सरी इज द प्लेस वेयर सैपलिंग, सीडलिंग एंड अदर प्लांटिंग मटेरियल आर रेज्ड फॉर प्रोपोगेटेड, मल्टीप्लाई एंड फॉर सोल्ड आउट फॉर प्लांटिंग, ठीक है। ये आपको सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 नंबर या 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि नर्सरी की डेफिनेशन बताओ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सरी देख लेते हैं कि भाई नर्सरी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। द यंग सीडलिंग, सीधा इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सरी पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 1 मिनट कलर चेंज कर देते हैं आप लोगों का, ठीक है। द यंग सीडलिंग्स रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फ्यू डेज आफ्टर जर्मिनेशन, इट्स ईजियर टू इट्स इकोनॉमिकल टू लुक एट आफ्टर यंग एंड ट्रेनर सीडलिंग ग्रोइंग ऑफ नर्सरी बेड्स स्मॉल एरिया देन ए लार्ज परमानेंट साइज, ठीक है।
इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सरी रिक्वायर्ड यंग सीडलिंग, मतलब जो छोटा पौधा होता है उसको क्या होता है कि स्पेशल केयर की जरूरत होती है। आप भी देखते हो जब हम लोग छोटा सा पौधा लेके आते हैं, हमारे घर में भी एक छोटा बेबी आता है तो उसको क्या होता है स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। उसको हम लोग ज़्यादा ठंडे पानी में नहीं रखते, ज़्यादा हवा में नहीं रखते, बाहर डायरेक्ट उसको कॉन्टैक्ट में नहीं आने देते, हम उसको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। क्यों कि वो जो अभी अभी जस्ट आया है उसको बाहर की इन्वायरमेंट कंडीशन से अभी तक वो सहन ही नहीं है, उसको इतना डायरेक्ट सनलाइट में नहीं कर सकता, उसकी बॉडी इतनी सेंसिटिव है वो नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह जो हमारा सेडलिंग होता है, जो सैपलिंग होता है, वो भी क्या है, हम लोगों ने बीज बोया, जस्ट हमारा पौधा निकला, अगर मैं उसको डायरेक्ट जाकर सनलाइट में डाल दूंगा इतनी तेज धूप में, वो क्या करेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसके अंदर का वाटर है वो सूख जाएगा, इसका जितना भी है वो उसका लाइफ साइकिल है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल केयर की जरूरत होती है, एक स्पेशल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की जरूरत होती है। हम उसको अच्छे से नरिशमेंट देते हैं, अच्छे से पानी पिलाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको शेड में प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को होती है, ताकि फिर उसके बाद जब बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा जब ट्रांसप्लांटिंग साइज का हो जाता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, फर्दर आगे लोग हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी फ्रूट क्रॉप आर प्रोपोगेटेड बाय वेजिटेटिव मीन्स। ठीक है, जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स क्या हो गया आपका, एसेक्सुअल तरीके से। ठीक है, एसेक्सुअल तरीके से हम लोग जो भी प्रोपोगेट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब उसका कोई भी वेजिटेटिव पार्ट हम लोगों ने ग्रो यूज़ कर लिया, तो हम लोग जैसे ग्राफ्टिंग हो गया, बडिंग हो गया, हम लोगों का बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोपोगेशन के अंदर की, हम लोगों को क्या क्या टेक्निक्स आती है, वीनियर ग्राफ्टिंग हो, वेस्टर्न ग्राफ्टिंग, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आप लोगों को होता है वेजिटेटिव के थ्रू करते हैं, द प्रोपोगेशन रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल आफ्टर केयर बिफोर ट्रांसप्लांटिंग इन द टर्म्स ऑफ मेन फील्ड। ठीक है, उसको क्या होता है कि स्पेशल प्रैक्टिस होती है। हम लोग यानी कि मैंने आज जाके ग्राफ्टिंग करने की कोशिश की, मुझे आता नहीं तो मैं सीधा ग्राफ्टिंग कर दूंगा, नहीं, ग्राफ्टिंग करने के लिए हम लोगों को क्या होता है, जैसे कि स्किल लेबर की जरूरत पड़ती है, हमें स्किल होना चाहिए कि कहाँ से कट लगाना है, कहाँ से किसको अटैच करना है, कब कौन सा टाइम बेस्ट रहता है हम लोगों को ग्राफ्टिंग करने के लिए, कब कौन सी ग्राफ्टिंग सक्सेस होती है, कौन सी जो हमें साइन सिलेक्शन करना होता है, कौन सा रूट स्टॉक हमें साइन सिलेक्शन करना होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। इसलिए इसमें एक स्पेशल जो रिक्वायरमेंट है स्किल लेबर की हम लोगों को जरूरत पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग ग्राफ्टिंग वर्क करते तो हम सीधा उसको जाके बाहर नहीं लगाएंगे, उसको भी हम लोगों को क्या करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर रखते हैं, एक अच्छा सा इन्वायरमेंटल प्रोवाइड करते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा जर्मिनेशन है या जो हमारी कटिंग है उसका जो सक्सेस है वो ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, उसको सक्सेसफुली फॉर स्किल लेबर की जरूरत पड़ती है, सक्सेसफुली चाहिए। कटिंग आर द बेस्ट रूटेड एंड ग्राफ्टेड आर हार्डनिंग मिस्ट चेम्बर हाउस विच आर इंटर पार्ट्स ऑफ नर्सरी। ठीक है, अलग अलग हम लोगों के पास होता है, जैसे शेड नेट हो गया, मिस्ट चेम्बर हो गया, मिस्ट चेम्बर हो गया, या फिर मिस्ट चेम्बर हो गया। मिस्ट चेम्बर का मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मिस्ट हाउस में कहता है जो फोगर्स टाइप में जो होता है ना, तो बिल्कुल जो हम लोगों का पानी का होता है उसको बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइडेशन करता है, जिसके अंदर फोगर्स जो हम लोग देखते हैं आजकल के समय में जो मिस्ट बना देता है, मतलब क्या होता है वो पूरे से पैक होता है और अंदर जैसे टेम्परेचर रहता है तो दिन भर उसके अंदर बिल्कुल पानी का जो फोगर्स है वो स्प्रे होता रहता है। उसके कारण क्या, तो पानी बहुत ड्रॉपलेट से भी कम फॉर्म में, मतलब एक वेपर के फॉर्म में वो पानी वो है वो चलता रहता है। उसके कारण क्या होता है कि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जो हमारी कटिंग है उसको एकदम, जो हम लोग देखते हैं ना बारिश के समय जो हो जाता है, ऐसा क्लाइमेट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा रूट है वो हम वेजिटेबल प्रोपगेशन, जैसे मैंने किसी की कटिंग लगाई, मैंने रोज की कटिंग लगाई, तो उसके कारण क्या होगा कि उसका जो जर्मिनेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मिस्ट उसको चारों तरफ से ह्यूमिड जो टेम्परेचर इन्वायरमेंट मिलता है उसके अंदर, तो काफ़ी अच्छे उसके अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशन हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके कारण काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है हम लोगों का। ठीक है, उसके बाद आ गया डायरेक्ट सोइंग मेथड्स इज नॉट सक्सेसफुली इन द सर्वाइवल क्रॉप्स इन कंपेरिजन विद द ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग इन द राइज। यही ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने कोई सा जैसे हम लोग मोस्टली जो नर्सरी प्रिपरेशन करते हैं हम लोग कुकुरबिटेसी फैमिली की मैं लेके चलता हूँ। जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली की मैंने कोई सी बेल वर्गी क्रॉप है, मैंने उसको ग्रो कर दिया, अब मैं सीधा उसको खेत में जाकर लगे, जैसे आल तोरई का पौधा है, मैंने अगर सीधा खेत के अंदर उसको अगर प्लांट कर दिया तो क्या होगा कि वो इतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके नंबर ऑफ प्लांट्स है, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज है, वो मैंने मान के चलो कि 10 प्लांट लगाए तो 10 में से हो सकेगा मेरा 5 ही प्लांट उसके अंदर खेत के अंदर सर्वाइव करे। ठीक है, अगर यही चीज़ कि मैंने उसको चीज़ को उस नर्सरी के अंदर तैयार किया, पोर्ट्रे के अंदर तैयार किया, नर्सरी के अंदर स्पेशल जो कल्टीवेशन उसके अंदर किया, तो मैंने 10 प्लांट लगाए तो ऑलमोस्ट मेरा चांस है कि 9 प्लांट उसके अंदर हमारा जर्मिनेट होगा। इसीलिए ज़रूरत पड़ती है कि बाहर के इन्वायरमेंटल कंडीशन में इतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि मैंने मान के चलिए 10 पौधों को मैंने दूर दूर पे लगाया तो मैं वहाँ पे 10 जगह पे अलग अलग पानी देने जाना पड़ेगा, या फिर मैं कभी जहाँ नहीं पाया जैसे सीधा मैंने फील्ड में लगा दिया तो यहाँ से पानी लेके जाना, मुझे वहाँ पे पानी डालना, तो इतनी केयर नहीं होती। यही मेरे को पता है कि भाई मेरा एक नर्सरी का एरिया है, मैंने घर के पीछे बेकयार्ड था, वहाँ पे मैंने क्या किया है कि नर्सरी का एरिया था, वहाँ पे यहाँ पे मैंने 10 प्लांट नर्सरी के पोर्ट्रे में लेके लगा दिए, तो क्या होना एक बार में पानी दिया सीधा हो जाएगा, उसका केयर करना आसान हो जाता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होता है हम लोगों का, क्योंकि वहाँ पे खेत में जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन देंगे तो इजीली जर्मिनेट कर पाएगा। यही हम लोगों का नर्सरी का बेनिफिट होता है, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। एक मिनट पूरा इरेज कर देते हैं फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।
हम लोग अभी सिर्फ मेन आपके जो पॉइंट है सारा कवर नहीं कर रहे, इसमें आप पीडीएफ में देख पा रहे हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि जो मुझे लग रहा है जो एग्जाम में पूछा जाता है वही करेंगे, क्योंकि बाकी ऐसे करेंगे तो हम लोगों का आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मेन पॉइंट्स है उसी पे मैं आप लोगों का बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का प्लांटिंग हार्ड एंड नर्सरी परफेक्ट ऑफ कैप्स रिप्लेसमेंट ऑफ चार्ज। एक हार्डनिंग जो टर्म होती है, हार्डनिंग क्या होती है, हार्डनिंग हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई सा प्लांट है, मैंने उसको तैयार कर दिया, ठीक है, अब मेरा मान के चलिए आम का पौधा है, वो तैयार हो गया ऑलमोस्ट, मेरा जैसे कोई से भी मैंने मेथड से लगाया वो प्लांट तैयार हो गया, अब मुझे उसको क्या करना है, मेन फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट करना है। मेन फील्ड से ट्रांसप्लांट करने से क्या होता है, आप लोगों को पता है कि आप लोग जैसे कि हम लोग शेड के अंदर रहते हैं हमेशा से, हम लोग कभी खेत वगैरह पे नहीं गए, ठीक है, अचानक से हम लोगों को बोल दिया जाए कि धूप में जाके आप काम करो, फील्ड वर्क करो, जैसे हम लोगों को होता है कि फील्ड वर्क करो, कभी किसी ने फील्ड वर्क किया ही नहीं हो, वहाँ पे उसकी स्किन, उसके लिए उसका जो इन्वायरमेंट है बाहर के लिए वो है ही नहीं, कभी बना ही नहीं, कभी गया ही नहीं, तो क्या होगा, एकदम से उसको रिएक्शन हो जाएगा, मे भी वो सर्वाइव कर ना पाए। जैसे हम प्लांट केस की बात करें, सर्वाइव नहीं कर पाए हम लोगों का, जैसे कि हम लोग चक्कर खा के गिर गए, नीचे गिर गए, या फिर हम लोगों का एलर्जी हो गया, वो सारी चीज़ें होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस प्लांट में होता है कि हम लोगों ने नर्सरी में अच्छा रखा, उसको अच्छा टेम्परेचर मिल रहा है, जैसा जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी सनलाइट मिल रही है, जब पानी चाहिए तब पानी मिल रहा है, तो एक क्या होता है कि हर फैसिलिटी उसको अंदर मिल जाती है नर्सरी के अंदर। तो एक हार्डनिंग टर्म होती है, हम लोग क्या करते हैं कि खेत में ट्रांसप्लांट करने, जैसे अब मुझे मेरा पौधा तैयार हो गया, अब उसको हम परमानेंट नर्सरी में तो नहीं रखेंगे ना, उसको हम लोगों को खेत में भी ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। नर्सरी में तो सिर्फ हमने उसको प्रोपोगेट किया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको अर्लियर, मतलब जैसा कि हम लोगों का अलग अलग टाइमिंग होता है, पर इन जनरल बात करें कि हम लोग जब भी उसको खेत में ट्रांसप्लांट करने वाले हैं उससे कुछ टाइम पहले 10 से 15 दिन पहले हम लोग उसमें क्या कर देते, इरिगेशन देना बंद कर देते, उसको हल्का हल्का शेड देना कर देते, एक तरीके से धीरे धीरे उसको एडेबिलिटी करते हैं कि भाई धीरे धीरे डे हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते कि वो बाहर के इन्वायरमेंट के साथ अपना मेच कर पाए। अगर जाके उसको लगाते तो एक जो होता है ना स्ट्रोक, मतलब कि एक तरह का होता है शौक जिसको मिलता है, फील्ड शॉक जो हम लोग बोलते हैं, वो नहीं मिलेगा उसको धीरे धीरे, क्योंकि उस चीज़ का आदत हो जाएगा उसको, भाई कि पानी कम मिलना, उसको खुद का ढूंढना पड़ जाएगा, उसको जो लीफ है उसको कैपेबल बनाएगा, उसकी रूट्स को वाटर सर्च करने के लिए बनाएगा, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा था उसकी जड़ें पानी ढूंढने मिलेगी। बाकी इरिगेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सीधा नर्सरी के अंदर इरिगेशन कर देते हैं हम लोग, तो पानी उसको मिल जाता है। तो धीरे धीरे हम इस चीज़ करते, उस चीज़ को हम लोग जो बोलते हैं ना कि बाहर के इन्वायरमेंटल के लिए जो प्लांट को ससेप्टेबल बनाना, कि वो बाहर के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाए, जब नर्सरी से निकाल के हम लोग मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे कि उसके अपने आप को वहाँ पे बाहर पे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाए, इस तरह से उसको हम लोग उसकी प्री तैयारी करते हैं। हम लोग उसको पहले प्री जो है उसको मैच्योर करते हैं या प्री उसका बाहर की कंडीशन के लिए तैयार करते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं हार्डनिंग, ठीक है। एक टर्म आपको पूछा जा सकता है हार्डनिंग, ठीक है, और अलग अलग होती है हार्डनिंग की टाइमिंग, अलग अलग होती है, मे भी सब क्रॉप में अलग अलग हो सकती है, ठीक है, पर इन जनरल मैं टर्म बता दी कि हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। सीजनल हो गया, हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग अगेंस्ट नेचुरल ऑड एंड पॉसिबल इन नर्सरी, ठीक है, ये हो गया। अब आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सरी, आ गया कि मतलब कितने टाइप की क्लासिफिकेशन नर्सरी हो गई, ठीक है। नर्सरी कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टू बेस्ड ऑन इट्स साइड, ठीक है। होम नर्सरी हो गया एंड कमर्शियल नर्सरी हो गया। सीधा नाम से आपको पता चल रहा होगा होम नर्सरी क्या हो गया कि कोई जो किसान है, कोई फार्मर से अपने खेत के लिए कुछ पौधे तैयार कर रहा है, तो उसने अपने घर के पीछे ही अपने खेत में कोई सा पर्टिकुलर एरिया ले लिया, वहाँ पे उसने जाके नर्सरी तैयार कर दी, तो वो हो गया होम नर्सरी। कमर्शियल नर्सरी में क्या हो गया कि किसी ने बड़े स्केल पे अगर करना है, जिसको प्लांट सेल करना है, कोई से बड़े लार्ज स्केल पे अगर किसी ने किया है, या वो प्लांटिंग तैयार कर रहा है, कोई सेपलिंग तैयार कर रहा है सिर्फ सेल आउट के लिए, अगर लार्ज एरिया पे अगर कोई कर रहा है तो वो कहा गया, और किस लिए कर रहा है कि एक कॉमर्शियल पैसा इनकम जनरेट करने के लिए, कि वो उसको कुछ ना कुछ पैसा जनरेट करना है इस चीज़ से, उस वजह से वो हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग कॉमर्शियल नर्सरी आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद होम नर्सरी आपको पता ही हो गया भाई, घर के पीछे किसी फार्मर ने छोटा या अपने पर्पस के लिए, कोई इतना बड़ा नहीं है कि कोई लार्ज स्केल पे, छोटा सा खेत का एक फील्ड ले लिया और उसके अंदर उसने अपना कर दिया है, ठीक है, ये आपका क्लियर है। फिर आप वापस आ गए थे कॉमर्शियल नर्सरी के अंदर भी दो टाइप की नर्सरी आ गई, जैसे रूरल आ गया और अर्बन नर्सरी आ गया। रूरल नर्सरी क्या होता है कि जो छोटे गांव में आप लोगों ने देखा होता है, छोटे कस्बे वगैरह में जो नर्सरी होती है, छोटे स्केल पे लेवल होती है, जो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, उसके अंदर आप लोगों को बेसिकली कुछ प्लांट्स होते हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए, कुछ सेपलिंग हो गए, सीडलिंग हो गए, कभी कभार मिल जाते, कोई फूल के हो गए, छोटा मोटा आप लोगों को जो प्लांट्स मिल जाते हैं, जितना बड़ी स्केल पर नहीं होती, ना कोई बड़ा एरिया होता है, ना कोई आप लोगों को ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट की वैराइटीज आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलती है, बस छोटा मोटा जो आप लोगों को बेसिक जो होती है फ्लावर वगैरह आते हैं वहाँ मिल जाते हैं, उसको रूरल नर्सरी बोलते हैं। अर्बन नर्सरी क्या हो गई, जो सिटीज़ के पास होती है, मेनली इसके नाम से पता चल रहा होगा, जो सिटीज़ एरिया के पास होती है, या तो सिटी के अंदर होती है, सिटी एरिया के पास होती है, लार्ज स्केल पे होती है, और आप लोगों को यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन प्लांट्स का देखने को मिलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज, एक्सपेंसिव प्लांट भी आप लोगों को मिलेंगे। रूरल के अंदर आप लोगों को सिर्फ नॉर्मल रेंज के प्लांट्स मिलेंगे, क्योंकि ग्रामीण इलाका में ना कोई इतना खरीदता नहीं है प्लांट्स को, छोटे मोटे आप लोगों को पौधे मिल जाएंगे, पर यहाँ पे आप लोगों को वैराइटीज और नंबर ऑफ प्लांट्स देखने को मिलेंगे, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव प्लांट आप लोगों को मिल जाएंगे सिटीज़ के अंदर, एरिया इसका बड़ा होगा, ये सारी चीज़ होती है। इसकी डिफरेंस है रूरल नर्सरी के अंदर और आपकी अर्बन रूरल नर्सरी और जो अर्बन नर्सरी है उसके अंदर, ठीक है। रूरल और अर्बन नर्सरी के अंदर आपको डिफरेंस पता चल गया। उसके बाद हम लोग कर देते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है।
फैक्टर अफेक्टिंग, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं हम लोगों को ध्यान रखना है, या फिर हम लोग नर्सरी करते हैं तो उस समय क्या क्या चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है। हम लोग नर्सरी स्टैब्लिश करें तो उस समय उससे पहले हम लोग किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ताकि हम लोगों का अगर फर्दर जाके कोई नुकसान ना हो। एक जो नर्सरी लगाता है कोई आदमी तो उन चीज़ों का ध्यान रखता है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए हम लोगों के पास, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों का हो जाता है लोकेशन ऑफ साइट। सीधा क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा फैक्टर अफेक्टिंग नर्सरी, या किन किन चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी, किन किन बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट अगर आप ऐसे लिख दो तो आपका कोई भी एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई नर्सरी लगा रहा है तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, किन किन बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ लोकेशन एंड साइड, हम लोग पहले ये होना चाहिए कि हम लोग लगा कहाँ रहे, हम लोगों का साइड पता होना चाहिए कि हम लोगों की नर्सरी है वो कहाँ एस्टेब्लिश कर रहे हैं, कम से कम या तो फिर अच्छा जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एरिया अच्छा हो हम लोगों का, ठीक है। कि जैसे कि मैं अपना कोई, जैसे मैंने नर्सरी मंगाई है तो वहाँ पे मेरा माल लाने के लिए मालगाड़ी भी तो आएगी, वहाँ से कोई खरीदने के लिए आएगा तो वहाँ पे गाड़ी भी आएगी, बड़ी बड़ी ट्रक्स भी आएगी। तो हम लोगों का होना चाहिए कि लोकेशन, सबसे पहले हमारा साइड क्या है, साइड एक अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे प्रॉपर आने जाने का रास्ता हो हम लोगों को, बारिश में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। पता पड़ा मैंने कि यहाँ से अंदर में ले ली और बारिश के समय में पानी पड़ता है, हम लोगों का बारिश में काम में नुकसान हो गया, कोई आ जा नहीं सक रहा, कोई बड़ी ट्रक नहीं आ सकती, दो गाड़ी साथ में आ गई तो दिक्कत आ गई। तो हम लोगों को पहले होना चाहिए कि साइड सिलेक्शन काफी अच्छा होना चाहिए हम लोगों का, या तो मेन हाईवे से हमारा होना चाहिए या मेन रोड से हम लोगों का एंटर हो रहा है, या फिर जो रास्ता आ रहा है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, इसके अंदर हम लोगों का बड़ी गाड़ी भी आ सकता है, कोई भी आने जाने में हम लोगों को दिक्कत ना हो। साइड सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसी साइड होनी चाहिए तो दिखती होनी चाहिए लोगों को बीच में, आपने कहीं पीछे जाके लगा दिया, आप लोगों को किसी को दिख ही नहीं रहा है तो आप लोगों की नर्सरी भी पता पड़ा, आपने एक मेन हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर लगा दी, बोर्ड आप लोगों को पता कोई नहीं आएगा। ये सारी चीजें जैसे कि जो आप लोगों को दिखेगी, जैसे रात चलते रोड पे होती है, बहुत सारी नर्सरी देखते रोड पे लगती है तो लोगों को दिखता है, दिखेगी तभी दिखेगा, सीधी बात है। अगर आप लोगों ने अंदर लगा दी तो कोई नहीं आएगा, आप लोगों का कोई कॉन्टैक्ट है जानता है तो वो आएगा, पर बाकी इन जनरल आप लोगों को जो इतना है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए साइड सिलेक्शन आप लोगों का इंपॉर्टेंट। टोपोग्राफी, आप लोगों की वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है, मतलब उसकी जो टोपोग्राफी को बोल सकते हैं लेवलिंग ऑफ सॉइल, मतलब अंडुलेटिंग सॉइल ऑफ लेवल, मतलब उसका लेवल कैसा है, आप लोगों की टोपोग्राफी कैसी है, मतलब कि उबड़ खाबड़ है, प्लेन एरिया है, वो कैसी है, आप लोगों का उसमें स्लोप कितना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को डिफेंड करती है। हम लोगों को हमेशा थोड़ा सा स्लोप होना चाहिए ताकि ड्रेनेज सिस्टम अगर हम लोगों का अच्छा रहता है, या फिर हम लोगों को पता है दोनों तरफ से ऊपर है बीच में से डाउन है तो हम लोगों को पता नहीं चाहिए कि हमारी सॉइल कैसी है, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और लोकेसिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने कि आप लोगों को बिजनेस करना है तो आप लोगों की साइड सिलेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप किस एरिया में लगा रहे हो, आप लोग नियर बाय सिटीज़ है या फिर रूरल एरिया में लगा रहे हो, कौन से सिटीज़ में भी है तो आप लोग कौन सी सोसाइटी की कौन सी कॉलोनी के पास लगा रहे हो, आप लोगों का लोकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें रहनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है आप लोगों का, मतलब वही आने जाने की फैसिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सोइल, वहाँ की मिट्टी आपकी अच्छी होनी चाहिए, वेल ड्रेन, अगर मिट्टी नहीं हुई, आप लोगों की बंजर भूमि है, वहाँ पे आप लोगों का पौधे सर्वाइव नहीं करे तो आप लोगों की सॉइल है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर न्यूट्रिएंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आप लोगों का जो फर्टिलिटी सॉइल की है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसका न्यूट्रिएंट स्टेटस काफ़ी अच्छा होना चाहिए, वहाँ का जो पानी है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, वाटर फैसिलिटी आप, ठीक है, वाटर की फैसिलिटी एटलीस्ट आपके होनी चाहिए कि वहाँ पे ट्यूबवेल है, वेल है, आसपास में कुआं है, नदी है, कोई चीज़ जैसे आप लोग वाटर सप्लाई दे सकते हो। पता पड़ा आप लोगों ने सब ले लिया पर पानी का कोई सप्लाई नहीं है, तो पानी नहीं है तो फिर आप लोग क्या करोगे, विदाउट वाटर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट आप लोगों की वाटर सप्लाई वहाँ पे होनी चाहिए कि भाई आसपास में कोई से सप्लाई करनी है, हम लोग नर्सरी में पानी पिलाना, बेसिक जो हमारा जितनी भी जरूरतमंद काम होती है उसके लिए होना चाहिए, ट्यूबवेल, वेल, ट्यूबा कुछ भी होना चाहिए वहाँ पे उस जगह पे जो आपने लैंड ली है, कौन सा आपने जो साइड ली है वहाँ पे पानी की फैसिलिटी आप लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, पानी की फैसिलिटी होना चाहिए। मेन्योर्स वगैरह कैसा आप लोगों की कोई सॉइल फर्टिलिटी के अंदर आ गया, आप लोगों का जो है वो कैसा स्टेटस है, वहाँ का मेन्योर फैसिलिटी कैसी है, वहाँ का अंदर सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना कुछ है, या ठीक है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, मतलब ये भी होना चाहिए कि आपको जिस एरिया है उसमें आपका आसपास में आपको लेबर भी मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ऐसी जगह पे लगा दिया जहाँ पे लेबर अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसमें आपको क्या होगा, दिक्कत होगा, क्योंकि आप सारा काम आप अगर नर्सरी चला रहे हो, कॉमर्शियल लेवल पर नर्सरी चला रहे हो तो आप लोगों को लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम हो गया, प्लांट उतारने हो गए, प्लांट चढ़ाने हो गए वापस, या फिर कहीं पे आपने साइड लिए तो उसके अंदर जाना है, बहुत सारी चीज़ों के लिए मेंटेनेंस हो गया, स्प्रे के लिए हो गया, कटिंग करवाने के लिए, दवाई स्प्रे करवाने के लिए बहुत सारी लेबर्स की जरूरत पड़ती है आप लोगों को। तो एटलीस्ट आप लोगों के पास होना चाहिए इजीली आप जिस एरिया में ले रहे हो तो वहाँ पे लेबर अवेलेबिलिटी आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों को इजीली और चीप प्राइस पे आप लोगों को लेबर मिल जाए। ऐसा नहीं कि आप लोगों का जो है एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, कोई लेबर आप लोगों को महंगे रेट पर मिले, तो एटलीस्ट चीप रेट पर आप लोगों को लेबर मिल जाए, इस जगह पर आप लोगों को सिलेक्शन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लोगों का है वो नर्सरी के अंदर इंक्लूड होता है, कौन कौन से कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट्स मतलब पार्ट इंक्लूड होता है, जिसको हम एक बोलते हैं ना, कई बार नर्सरी पे जाते हैं तो ये अगर सारी चीज़ें एक नर्सरी के अंदर होती है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ एक अच्छी हमारी लार्ज स्केल कॉमर्शियल नर्सरी है, या फिर एक अच्छी नर्सरी हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। हर नर्सरी में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा पर एटलीस्ट हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है।
बिल्डिंग स्ट्रक्चर होनी चाहिए, इट इंक्लूड ऑफिस वगैरह हो गया आपकी, ठीक है। मैं पॉइंट पॉइंट डिस्कस करता हूँ। बिल्डिंग स्ट्रक्चर होनी चाहिए जहाँ पे आप लोगों का एटलीस्ट ऑफिस होना चाहिए, काउंटर होना चाहिए, जहाँ आप लोगों ने प्लांट परचेस किया, या आप लोगों का एक ऑफिस होता है जहाँ पे आप लोग बैठे रहते हैं, बिल्डिंग वगैरह काउंटर बनाते हो, ये सब चीज़ें होती है आप लोगों का, ठीक है। प्रोजेनी ट्री और ब्लॉक, मतलब आप लोगों का प्रोजेनी होता है जैसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, तो जैसे मदर और चार्ट हो गया, तो हम लोगों को क्या करना है, सिलेक्शन करना है भाई कि मुझे वेजिटेटिव प्रोपगेशन लेकर आना है, दशहरी का आम का मुझे साइन चाहिए, तो हम लोगों के पीछे मदर और चार्ट होना चाहिए, वो प्रोजेनी का हम लोग चाहिए, वहाँ से हम हर साल हम लोग सीजन में वहाँ से जो है साइन कलेक्ट कर पाए। ये आपका एरिया होना चाहिए जिसके अंदर प्रोजेनी आप लोगों का मदर और चार्ट है हमेशा एस्टेब्लिश होना चाहिए। प्रोपगेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए आप लोगों के पास, मिस चैम्बर होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए, ग्रीन हाउस होना चाहिए, शेड नेट होना चाहिए, हॉट बेड होना चाहिए, ठीक है। कूल फैसिलिटी, लेट हाउस, शेड हाउस, मिस चैम्बर, आल्सो फॉर ये आप लोगों को प्रोपगेशन के जो जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, लेट हाउस जैसे हम लोग कपड़े का हाउस बोलते हैं, जिसके अंदर शेड नेट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट का कपड़े हो गया, पोली हाउस हो गया, मिस चैम्बर हो गया, कोल्ड हाउस हो गया, ग्लास हाउस हो गया, ये सारी चीज़ हम लोगों का अलग अलग प्रोपगेशन स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ये हमारे पास फैसिलिटी होना चाहिए प्रोपगेशन एरिया। इसके अंदर क्या करते हैं हम, डिफरेंट जो क्रॉप्स होती है उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है उसको ग्रो करने के लिए, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हम लोगों के पास होना चाहिए, फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है। एक हमारे पास नर्सरी बेड होने चाहिए। नर्सरी बेड भी हम आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, 3 तरह के नर्सरी बेड होते हैं। आप लोगों के पास नर्सरी बेड होने चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है, कि हम लोगों को कोई भी कटिंग वगैरह ग्रो करनी है तो हम लोगों के पास ये स्ट्रक्चर या नर्सरी बेड होने चाहिए, ठीक है। अब हमारा है कि मैनेजमेंट ऑफ यंगर नर्सरी प्लांट्स। अब जो नया नया प्लांट है, यंगर जो नर्सरी प्लांट है, हम उसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो इरिगेशन करते हैं हम लोग, टाइमली क्या करते हैं, इरिगेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके अंदर क्या ह्यूमिडिटी हम लोग प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं, हम लोगों की ह्यूमिडिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि नया प्लांट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया नया प्लांट है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए कि पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर खुद के अंदर रूट्स नहीं होती कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाए, तो हम लोगों को बाहर से पानी देना पड़ता है। तो पानी का इरिगेशन हम लोगों को टाइमली इरिगेशन देना पड़ता है उसको, ठीक है। प्रॉपर केयर अवॉइड शुड बी सबसॉइल कंसीडर थ्रू द प्रोविजन ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज, ठीक है। इरिगेशन तो दे रहे पर आप लोगों को साथ में होना चाहिए कि ड्रेनेज भी होना चाहिए। पता पड़ा एक्सेस वाटर हम लोगों को उसमें भर गया, तो हम लोगों के जो कटिंग है वो नहीं है, हम लोगों का प्लांट का जो था वो भी पूरा खराब हो गया, हमारा रूट स्टॉक खराब हो गया हमारा। कई बार होता है गल के पानी एक्सेस वाटर की वजह से वो पूरा डैम्पिंग ऑफ हमें जैसे समस्या देखने में, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, इरिगेशन प्रॉपर हमें देना पड़ता है, न्यूट्रिएंट काफी अच्छा देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को इनिशियल उसको रूट ग्रोथ करना है, तो रूट ग्रोथ करने के लिए उसे कुछ हार्मोन्स देने पड़ेंगे, कुछ ऐसा फर्टिलाइजर मिन्यूट्स हम लोग देते हैं ताकि वो इजीली अपना न्यूट्रिएंट जो रूट्स है उसको डेवलप कर पाए, ठीक है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो गया, वीड कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग कोई से कटिंग लगा रहे तो यूँ नहीं कि कटिंग हम लोगों का ग्रो नहीं हुआ, कोई से हम लोग प्रोपगेशन मटेरियल लगा है वो ग्रो नहीं हुआ, उससे पहले हम लोगों का ये कि वीड उसमें ग्रो कर गया, ठीक है। वीड अगर ग्रो हो गया तो हम लोग को जो मेन प्लांट है उसको चलने नहीं देगा, वो अपनी न्यूट्रिएंट वगैरह ले लेगा। तो टाइमली हम लोगों को ये भी जो हमारे फील्ड में है उसमें जाके देखना है कि ठीक है वीड वगैरह कंट्रोल करके लेना चाहिए। फर्दर हम लोग को स्प्रे करना चाहिए या फिर मैनुअल हम लोगों को वीडिंग कर देनी चाहिए, ठीक है। प्लांट प्रोटेक्शन होना चाहिए कि इनिशियल स्टेज पे हम लोगों ने किया तो उसके अंदर क्या होगा, पेस्ट और डिजीज हम लोगों को बचाना है। टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करता रहना चाहिए कि वहाँ पे कोई सी डिजीज तो नहीं, कोई सी बीमारी तो नहीं गई। अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है तो हम लोग उसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। वहाँ पे अगर कोई बीमारी आ गई तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, कौन सा स्प्रे करना है, ये हम लोगों को टाइमली पता होना चाहिए। बाकी हम लोगों का पूरा कि भाई मैंने कि 1000 मैंने आम की जो कटिंग है वो लगा दी और मैं जाके देखा ही नहीं वहाँ पे, ना इरिगेशन दी मैंने वहाँ पे, ना न्यूट्रिएंट कुछ दिया, ना वीड मैनेजमेंट किया और सीधा ऐसा छोड़ दिया और मैं सोचूंगा कि 2 महीने बाद मेरी ये आम की सारी कटिंग तैयार हो जाएगी, तो कभी पॉसिबल नहीं है। हम लोगों को टाइमली देखना पड़ेगा, वहाँ पे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इरिगेशन मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वहाँ पे वीड मैनेजमेंट करना होगा, टाइमली देखना पड़ेगा कोई सी डिजीज और पेस्ट आ गए। अगर कोई ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो हम लोग उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे, या फिर हम लोग उसमें क्या है कि टाइमली एप्लीकेशन ऑफ हम लोगों का जो है वो फंगीसाइड का हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, या जो भी हम लोगों का एंटी फंगल जो डिजीज का कोडिंग होगा हम लोग को कौन सा स्प्रे करना है तो हम लोग जाके वहाँ पे स्प्रे करेंगे, ठीक है। और कॉमन पेस्ट हो गया हम लोग को जैसे एंड, स्नेल, रोडेंट्स, कटवर्म्स, स्नेक, ठीक है। इन सब का भी हम लोगों का अलग अलग जो आता है, रोडेंटिसाइड आता है, फंगीसाइड आता है, ये सारा सेफ सकिंग पेस्ट आता है, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट जो आता है मार्केट में मिलता है आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग देखना। डिजीज में जैसे हम लोगों को कॉमन आता है कॉलर रोट है, डैम्पिंग रोट। आप लोगों को पूछ लेगा कि नॉर्मली नर्सरी की 2 डिजीज को बताओ जो कॉमनली सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। एक तो आप लोगों का क्वेश्चन पूछा भी गया है, एक जो मोस्ट कॉमन डिजीज है आप लोगों की नर्सरी वो है डैम्पिंग ऑफ, एक आप लिख सकते हो कॉलर रोट, एक आता है निमेटोड, एक आता है विल्ट, ठीक है। आप याद करके चले जाओ कॉलर रोट और डैम्पिंग ऑफ, ये 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है और डैम्पिंग ऑफ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया कि 2 नर्सरी की मेन डिजीज बताओ आप लोग, तो इसके अंदर आप लोग लिख सकते हो कॉलर रोट और डैम्पिंग ऑफ, ठीक है। ओवरचार्ट, ठीक है। प्लानिंग ऑफ ओवरचार्ट हम लोग कर देते हैं कि भाई आप लोगों का सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाई आपका ओवरचार्ट होता है क्या है। ओवरचार्ट मतलब हम लोगों का जो बगीचा लगाते हैं, हम लोग जो इतना भी हमारा बगीचा होता है, हमारा बगीचा है, हम लोगों ने कोई सा बगीचा लगा रखा है उसको हम ओवरचार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर हम जानेंगे कि भाई बगीचा होता है क्या है और बगीचे के अंदर हम लोगों को क्या जो है वो प्लानिंग करनी पड़ती है। एक हम लोग बगीचा लगा रहे हैं तो उसके अंदर हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों का होता है ध्यान रख के हम लोगों को भी उसको बगीचा लगाते समय ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। हम लोग सीधा पहले डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं भाई कि ओवरचार्ट इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कोई सा भी भाई कि बगीचा लगा दिया मैंने तो ये तो नहीं कि भाई कि मेरा 2 साल में खत्म हो जाएगा, कोई सी क्रॉप तो नहीं कि 4 महीने में मैंने बगीचा लगा दिया तो खत्म हो जाएगा। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि मतलब लॉन्ग टर्म होता है कि जैसे कोई क्रॉप लगा दी मैंने तो ऑलमोस्ट कि 15 से 20 साल के लिए, कोई 50 से 60 साल के लिए भी लगती है, बड़ी
बड़े बड़े जैक फ्रूट्स हो गए, वो तो एक बार उसके लिए हम लोगों को सोचना पड़ता है कि कोई सी चीज़ हम लोग लगा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इसका नीड ऑफ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड एक्सपर्टीज, ठीक है, कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए है तो हम लोगों को पहले इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का एक्सपर्टीज होती है, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि भाई एक बार अगर हमने और चार्ट लगा दिया तो फिर वो बार बार तो नहीं है कि आज मैंने यहाँ प्लांट गलत लगा दिया या फिर इस वजह से कोई गलती होगी तो फिर वापस जाके वो होगा कि मैं उसको कल आज आम यहाँ लगा दिया तो कल उखाड़ के वापस यहाँ लगा दूंगा। तो इसलिए हम लोगों को पहले बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, सीधा ही जाके नहीं कि मैंने खेत में पौधा लगा दिया। ये जो आप लोगों को ओवरचार्ट देखते हैं वो ऐसे ही नहीं लग जाते, उसके लिए बहुत सारे प्लानिंग करनी पड़ती है हम लोगों को, बहुत एक्सपर्ट लोगों की हम लोगों को इसके अंदर जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्लानिंग हो गया हम लोगों का, प्लांटिंग क्या लेते हैं, न्यू ओवरचार्ट वन शुड बी गिव मच अटेंशन टू द केयर, ठीक है, वेरियस टाइप हम लोगों को उसको केयर देनी पड़ती है। सिलेक्शन हो गया, लोकेशन हो गया, साइड हो गया, नेचर ऑफ सॉइल हो गया, सब सॉइल हो गया, प्लांटिंग हो गया, सुटेबल काइंड्स ऑफ वेराइटीज फ्रूट्स, ठीक है। मैं ऑल ओवर आपको सिंपल में इसका बता देता हूँ जल्दी से कि हम लोगों को करना है ओवरचार्ट लगाना है, तो हम लोगों का लॉन्ग टर्म हो गया तो इसलिए हम लोग उसका क्या प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग पे हम लोग क्या देखते हैं, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे कौन सी सुटेबल वेराइटीज़ है, ठीक है, मेरे एरिया में कौन सी वेराइटीज़ पॉपुलर है जो हमारे इस सॉइल के अंदर चल जाएगी, वहाँ का पानी कैसा है, वहाँ की लोकेशन कैसी है, वहाँ की सॉइल का नेचर कैसा है, ये सारी चीज़ हम लोग जब देखते हैं ना, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं तो हम उसी को बोलते हैं कि ओवरचार्ट प्लानिंग करना, ठीक है। ओवरचार्ट हमको लगाने से पहले सब जो चीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम लोग उसको ओवरचार्ट प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ लैंड, हम लोग क्या करते हैं ओवरचार्ट लगाने से पहले हम लोग वहाँ पे कि खेत को अच्छे से प्रिपेयर कर दिया, वहाँ पे जो हमारा जितना भी था वीडी साइड हम लोगों ने स्प्रे कर दिया, फिर हम लोगों ने जितना भी वीड था वहाँ पे हटा दिया, हम लोगों ने उसके अंदर जितना भी न्यूट्रेंट था इतना अच्छा न्यूट्रेंट अवेल करवा दिया। हम लोगों ने क्या करता है कि जो कॉन्सेप्ट होता है हम लोगों का कि भाई सोइंग से हम लोग जो कभी प्लांटेशन करे तो उसमें 2 महीने पहले हम लोगों ने डिगिंग करवा दी, वहाँ पे जो सारी चीज़ हम बेसिक जो फॉलो करेंगे हम लोग आगे की भी ओवरचार्ट डिस्प्लेसमेंट करने में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, हम लोग वो सारी चीज़ें हम लोगों ने फॉलो कर दिया भाई कि एक अच्छे से हम लोगों ने सॉइल, एक फेवरेबल कंडीशन, एक फेवरेबल सॉइल, एक फेवरेबल लैंड हम लोगों ने बना दी। हम लोगों का जो भी प्लांटिंग मटेरियल है या जो हम लोग प्लांटिंग लगाने वाले हैं उसको ग्रो करने के लिए वहाँ पे फेवरेबल सुटेबल कंडीशन बनाते हैं, हम उसको प्लानिंग प्रिपरेशन ऑफ लैंड बोलते हैं, ठीक है। एक लैंड सुटेबल बना दी, एक फाइन तिल्त बना दिया हम लोग। तिल्त क्या होता है कि सुटेबल फेवरेबल कंडीशन होती है जिसमें प्लांट इजीली अपना सर्वाइव कर सकता है, या कोई से भी क्रॉप हम लोग उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का इसके अंदर आ गया, प्रिपरेशन ऑफ लैंड के अंदर आ गया, ठीक है। लेआउट प्लानिंग क्या हो गया, ठीक है। लेआउट प्लानिंग के अंदर क्या हो गया कि द मार्किंग ऑफ प्लान आउट फॉर रिफाइंड रेफर्स टू लेआउट द प्लांटिंग ऑफ प्लानिंग ओवरचार्ट शुड बी द प्रिपेयर केयरफुली प्रिफरली टू कंसोलेशंस विद हॉर्टिकल्चर experts. The orchard planting plans include system planting provision to orchard plant roads, water channels, farm buildings, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों का क्या है कि हम लोगों को पता नहीं चाहिए, जो फार्म मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं जो बहुत सारे जो ओवरचार्ट है वो लेआउट कर देते हैं, उन लोगों को पता होता है। तो क्या करते हैं हम लोग उसमें क्या क्या चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं कि आप लोगों का कहाँ पे वहाँ पे कहाँ पे इरिगेशन चैनल्स होगी, कहाँ पे आप लोगों का आने जाने का रोड होगा, कहाँ से वाटर सप्लाई आएगी, कहाँ से आप लोगों का फार्म बिल्डिंग बनेगा। एक हम पूरा स्केच जो होता है ना कि कोई सा घर का नक्शा बनाते हैं हम लोग, कोई सा भी घर बनाने पहले आर्किटेक्चर क्या करता है हम लोगों को घर का नक्शा बनाते हैं, सेम इसी तरह से हम लोग ओवरचार्ट बनने से पहले एक ओवरचार्ट के आर्किटेक्चर होते हैं जो हम लोगों का क्या है कि नक्शा बनाते हैं पहले कि यहाँ पे आप लोगों का फार्म बिल्डिंग होगा, यहाँ पे ये क्रॉप लगेगा, यहाँ पे आप लोगों का प्लांटिंग जो आप प्लांटेशन लगाना चाहते हैं ओवरचार्ट लगा रहे हो आप लोगों का ये रास्ता रहेगा, यहाँ पे आप लोगों का वाटर चैनल रहेगा, इस तरह से हम लोग पानी की सप्लाई देंगे, यहाँ से आपका वेल है तो यहाँ से पानी होके जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों का इसका इंक्लूड रहता है। तो हम मान के चलते हैं एक आर्किटेक्चर है कि भाई आर्किटेक्चर हम लोग जो नक्शा बनाते हैं हम लोगों का जो पहले से प्लान करते हैं उसी को हम लोग इसका लेआउट बोल सकते हैं, ठीक है। जो एक हम लोग मार्क करके स्केच तैयार करते हैं उसी को हम लेआउट बोलते हैं। मेथड ऑफ लेआउट हो गया, ठीक है। लेआउट का मैं सीधा सिंपल देखो नीचे लिख रखा है, द मार्किंग द पोजीशन ऑफ द प्लांट इन द फील्ड इज कॉल्ड लेआउट, ठीक है। फील्ड में मार्किंग करना है कि हम लोगों को प्लांट कहाँ कहाँ लगाना है वो हो गया, ठीक है। आप लोगों का लेआउट हो गया, ठीक है। इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड एक्वेटिक मतलब एक्यूक्वेट स्पेस फॉर प्लांट, मतलब हम लोग हर प्लांट को प्रॉपर स्पेस दे पाए, ठीक है। इसका हमारा मेन ये है कि हम लोग उसको हर प्लांट को इक्वल स्पेस मिल पाए प्रॉपर अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी जर्मिनेशन के लिए, अपनी फुलफिल्ड पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए हम लोग को फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए प्लांट टू प्लांट रो टू रो डिस्टेंस का आप लोग मेंटेन ध्यान रखते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनका ध्यान रखते हैं ताकि आगे फ्यूचर में लोगों को दिक्कत नहीं आए। टू एक्यूमुलेट मोर नंबर्स ऑफ प्लांट, ठीक है। हम एक अच्छे तरीके से अगर नक्शा बना के हम लोग करते, जैसे हम लोगों ने बिना नक्शा बनवाए घर बना दिया तो उसमें जो हम लोगों का घर होगा वो अच्छे से नहीं बनेगा, हम लोगों का ज़्यादा नंबर्स ऑफ जो नहीं होता। एक आर्किटेक्चर जो बना के देता है ना कि कम एरिया में कितने अच्छे से वो आप लोगों का लिविंग एरिया भी बना देता है, किचन भी बना देता है, सीढ़ी भी बना देता है। इसी तरह से होता है कि हम लोगों का क्या है कि स्पेस का यूटिलाइजेशन करना, हम लोगों के पास जमीन है तो हम लोग एक अच्छे से नक्शे बनवा के करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा कि जो नंबर्स ऑफ प्लांट है वो काफ़ी अच्छे लगेंगे, प्रॉपर मैनर में लगेंगे तो हम लोगों का नंबर ऑफ प्लांट भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि कौन सा प्लांट कहाँ कितनी डिस्टेंस पर लगाना है, कैसे लगाना है, आप ये प्लांट यहाँ पे नहीं लगा, बहुत सारे सजेशन देते हैं। जैसे आप पढ़ोगे आप लोगों को पता चल जाएगा, या बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा आप लोगों की, जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज में हो गया कहीं पे ओवरचार्ट देखते हो तो कितना शानदार प्रॉपर मैनर में लगा होता है। वो किस लिए होता है कि उसका पहले प्लानिंग होता है, लेआउट बना होता है पहले कि हम लोगों को कैसे करना है, एक पेपर स्केच बनता है पूरा, उसके बाद उसको फिर फील्ड में इम्प्लीमेंट कर जाता है, ठीक है।
उसके बाद इजी इंटरकल्चर ऑपरेशन, ठीक है। अगर प्रॉपर मैनर में हम लोग लगाएंगे तो हम लोगों का जो भी इसके बीच में उसके जर्मिनेशन डेवलपमेंट पीरियड होगा उसके अंदर में इंटरकल्चर ऑपरेशन करना काफ़ी अच्छा होगा। जैसे हार्वेस्टिंग हो गया, हम लोगों का जो रोटावेटर चलाना हो गया, हम लोगों का कुछ भी हेरोइंग हो गया, इंटरकल्चर ऑपरेशन जो भी हम लोग करते रहते हैं, हार्वेस्टिंग स्प्रेइंग हो गया, हम लोगों का वो काफ़ी इजीली हो जाएगा। सिस्टम ऑफ प्लानिंग, ठीक है। फिर अगर सिस्टम ऑफ प्लानिंग मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों का प्लांटिंग सिस्टम होता है, जो हमारा ओरचार्ड डिस्प्लेसमेंट होता है उसका डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्क्वायर सिस्टम। ये सीधा पूछा जाएगा आपको कोई सिस्टम कितने टाइप्स लोगों का आप लोग जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। आप लोगों का पता होना चाहिए, सास जो आप लोगों का आता है वो स्क्वायर सिस्टम हो गया, ठीक है। स्क्वायर सिस्टम याद कर लेना, सीधा पूछा जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज, ठीक है। अगर आप लोगों को आ जाएगा वो मोस्ट कॉमनली कौन सी मेथड जो हमारा ओरचार्ड डिस्प्लेसमेंट में हम लोग याद करते हैं, कौन सा सिस्टम हम लोग करते हैं, तो वो कौन सा हो गया हमारा स्क्वायर सिस्टम हो जाता है। सीधा फर्स्ट लाइन में यहाँ पे लिख रखा है, इट इज़ द मोस्टली कॉमनली यूज मेथड इज इजी लेआउट इन द फील्ड, ठीक है। सिंपलेस्ट मेथड है, बहुत पुराने टाइम से लोग यूज़ करते आ रहे हैं। सिंपल, ज़्यादा कोई इतना कोई हेडेक वगैरह नहीं है, बहुत पुरानी मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड है, इसलिए फार्मर्स भी इसको ज़्यादा अपनाते भी है, ठीक है, फील्ड के अंदर। इन दिस सिस्टम प्लांटिंग, एक मिनट आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसका है छोटा कर देते हैं, ठीक है। इन द टू प्लांट रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम। इसके अंदर क्या होता है कि जो R/P होता है आप लोगों का, रो से रो की डिस्टेंस भी सेम होती है और प्लांट से प्लांट की जो आप लोगों की डिस्टेंस होती है वो भी सेम होती है। तो इसके अंदर मेन क्या हो गया आप लोगों का, R/P आप लोगों का सेम होता है कि रो टू रो सेम है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आप लोगों का सेम रहता है इसके अंदर स्क्वायर सिस्टम के लिए। द प्लांट्स ऑफ द राइट एंगल इन ईच एवरी टू ईच अदर, राइट एंगल में होता है हर प्लांट, क्योंकि इसके अंदर R/P सेम होता है। प्लांट फॉर्म स्क्वायर, एक स्क्वायर शेप का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका नाम भी स्क्वायर सिस्टम। तो फैसिलिटेट इंटरकल्चर ऑपरेशन इन द टू डायरेक्शन आफ्टर ओरचार्ड प्लांटिंग, ठीक है। R/P सेम है मेरा, ठीक है, मान चलिए ये ओरचार्ट है, तो क्या हो गया इसके R/P में से प्लांट प्लांट डिस्टेंस है, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर इस तरह से भी इंटरकल्चर ऑपरेशन कर सकता हूँ, इस तरह से भी कर सकता हूँ। मैं कहीं दोनों तरफ से बाई डायरेक्शनल जो हमारा होता है कि दोनों तरफ से मैं इसके अंदर इंटरकल्चर ऑपरेशन कर सकता हूँ, क्योंकि R/P दोनों सेम है, रो से रो की दूरी भी सेम है और प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस भी सूर्य, तो मेरे को इंटरकल्चर ऑपरेशन करने में दिक्कत नहीं होगी, मैं बाई डायरेक्शनल इसके अंदर इंटरकल्चर ऑपरेशन कर सकता हूँ, ठीक है। एडवांटेज की अगर बात कर लेता हूँ, मोस्ट इजीली एंड पॉपुलर वन है, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि सिंपलेस्ट मेथड है और बहुत ज़्यादा फार्मर्स के द्वारा अपनाया भी जाता है। इन दिस रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आर कीप इन सिमिलर, ठीक है। प्लांट्स आर एक्सट्रीमली एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है, एग्जैक्टली राइट टू ईच एंगल, मतलब कि दोनों है आपस में सिमिलर एंगल पे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया दिया R/P सेम है, तो इसलिए आप लोगों को जो है वो राइट एंगल बनाते हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। इंटरकल्चर ऑपरेशन कैन बी डन इन द बोथ डायरेक्शन, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इक्विटी स्पेस फॉर इंटरकल्चर, वही क्या दोनों R/P सेम है, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी जगह मिल जाती है, तो इसलिए आप लोगों का जो है वो क्रॉप ग्रो दूसरी इंटरकल्चर ऑपरेशन करने के लिए भी आप लोगों को मिल जाता है, या फिर इंटरक्रॉपिंग करनी है आप लोगों को, इंटरक्रॉप्स भी आप लगाना चाहते हो तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो, लाइक वेजिटेबल्स हो गया, छोटी छोटी क्रॉप्स लगाना चाहते हो, क्योंकि आप लोगों को दोनों तरफ से स्पेस अच्छा मिलता है, प्रॉपर जो एयर वगैरह है, सनलाइट है वो भी काफ़ी अच्छी आती है, तो आप लोगों का इसका एडवांटेज है, ठीक है। सीधा पूछ लेगा स्क्वायर का एडवांटेज या फिर इसका एडवांटेज पूछ लेता है, तो आप लोगों को ये एडवांटेज बताना, ठीक है। रेक्टेंगुलर की बात करें, इन दिस प्लॉट्स द प्लॉट डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगुलर इनसाइड द स्क्वायर, ट्रीज आर प्लांटेड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ द rectangle in straight row the right place like square system. This planting facility interculture operation in two directions, but the only difference is that the system more plants can be accumulated, the row keep more space between the two rows, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो रोज का जो डिस्टेंस होता है R/P इसके अंदर सेम नहीं होता है, पर जो रोज रहती है ना R जो होती है इनके रोज के अंदर, जो इसके अंदर स्पेस वो ज़्यादा होती है आप लोगों का, ठीक है। इसके अंदर भी बाई लोग सेम स्क्वायर की तरह सेम है, पर आप लोगों का जो रोज है उसके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो उस वजह से आप लोग इसके अंदर मोर स्पेस बिटवीन द रोज, आप लोगों का रोज जो होती है उसके अंदर R/R जो आपकी रोज टू रो की डिस्टेंस होती है काफ़ी ज़्यादा होती है इसके अंदर, वो दोनों के अंदर रो की रो डिस्टेंस सेम होती है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम नहीं होती है, आपकी रो से रो डायरेक्शन सेम, रो से रो की डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है। ये बाकी पूरा स्क्वायर की तरह ही होता है। इसका एडवांटेज की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो लेआउट ऑफ इन द रेक्टेंगुलर शेप होता है, ठीक है। इसका रेक्टेंगुलर इसका नाम ही इस वजह से इसकी रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं, इस वजह से रेक्टेंगुलर नाम है। मोर स्पेस बिटवीन द रो टू रो, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि आर से आर की आप लोगों की जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा रहती है, इसके अंदर आप लोगों का इंटरकल्चर ऑपरेशन कर सकते हैं। इंटरकल्चर ऑपरेशन कैन बी डन इन द बोथ वे, ठीक है, इसमें भी बोथ वे से आप लोग कर सकते हो। प्लांट्स गेट प्रॉपर स्पेस एंड सनलाइट, ठीक है। आर से आर की दूरी, रो से रो की दूरी से है, तो आप ये जैसे रो से रो की दूरी है तो क्या होगा, प्लांट आराम से अपनी कैनोपी मैनेजमेंट कर पाएगा, आराम से डेवलपमेंट कर पाएगा, उसके अंदर सनलाइट अच्छा मिलेगा उसको, ठीक है। ओवरचार्ट, ठीक है, प्लानिंग ऑफ ओवरचार्ट हम लोग कर देते हैं कि भाई आप लोगों का सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाई आपका ओवरचार्ट होता है क्या है। ओवरचार्ट मतलब हम लोगों का जो बगीचा लगाते हैं हम लोग, जो इतना भी हमारा बगीचा होता है, हमारा बगीचा है, हम लोगों ने कोई सा बगीचा लगा रखा है उसको हम ओवरचार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर हम जानेंगे कि भाई बगीचा होता है क्या है,
और बगीचे के अंदर हम लोगों को क्या जो है वो प्लानिंग करनी पड़ती है। एक हम लोग बगीचा लगा रहे हैं तो उसके अंदर हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों का होता है ध्यान रख के हम लोगों के भी उसको बगीचा लगाते समय ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, हम लोग सीधा पहले डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं भाई कि ओवरचार्ज इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई सा भी भाई कि बगीचा लगा दिया मैंने तो ये तो नहीं कि भाई कि मेरा 2 साल में खत्म हो जाएगा, कोई सी क्रॉप तो नहीं कि 4 महीने में मैंने बगीचा लगा दिया तो खत्म हो जाएगा। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि मतलब लॉन्ग टर्म होता है कि जैसे कोई सी क्रॉप लगा दी मैंने तो ऑलमोस्ट कि 15 से 20 साल के लिए लगी, कोई 50 से 60 साल के लिए भी लगती, बड़ी बड़ी जैक फ्रूट्स हो गया वो, तो एक बार उसके लिए हम लोगों को सोचना पड़ता है कि कोई सी चीज़ हम लोग लगा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इसका नीड ऑफ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड एक्सपर्टीज। ठीक है, कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए है तो हम लोगों को पहले इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का एक्सपर्टीज होती है, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि भाई एक बार अगर हमने ओवरचार्ज लगा दिया तो फिर वो बार बार तो नहीं है कि आज मैंने यहाँ प्लांट गलत लगा दिया या फिर इस वजह से कोई गलती होगी तो फिर वापस जाके वो होगा कि मैं उसको कल आज आम यहाँ लगा दिया तो कल उखाड़ के वापस यहाँ लगा दूंगा। तो इसलिए हम लोगों को पहले बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, सीधा ही जाके नहीं कि मैंने खेत में पौधा लगा दिया। ये जो आप लोगों को ओवरचार्ज देखते हैं वो ऐसे ही नहीं लग जाते, उसके लिए बहुत सारे प्लानिंग करनी पड़ती है हम लोगों को, बहुत एक्सपर्ट लोगों की हम लोगों को इसके अंदर जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्लानिंग हो गया हम लोगों का, प्लांटिंग क्या लगते हैं, न्यू ओवरचार्ज वन शुड बी गिव मच अटेंशन टू द केयर। ठीक है, वेरियस टाइप हम लोगों को उसको केयर देनी पड़ती है। सिलेक्शन हो गया, लोकेशन हो गया, साइड हो गया, नेचर ऑफ सॉइल हो गया, सब सॉइल हो गया, प्लांटिंग हो गया, सुटेबल काइंड्स ऑफ वेराइटीज फ्रूट्स। ठीक है, मैं ऑल ओवर आपको सिंपल में इसका बता देता हूँ जल्दी से कि हम लोगों को करना है, ओवरचार्ज लगाना है तो हम लोगों का लॉन्ग टर्म हो गया तो इसलिए हम लोग उसका क्या प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग पे हम लोग क्या देखते हैं, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे कौन सी सुटेबल वेराइटीज़ है। ठीक है, मेरे एरिया में कौन सी वेराइटीज़ पॉपुलर है जो हमारे इस सॉइल के अंदर चल जाएगी, वहाँ का पानी कैसा है, वहाँ की लोकेशन कैसी है, वहाँ की सॉइल का नेचर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम लोग जब देखते हैं ना, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं तो हम उसी को बोलते हैं कि ओवरचार्ज प्लानिंग करना। ठीक है, ओवरचार्ज हमको लगाने से पहले सब जो चीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम लोग उसको ओवरचार्ज प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ प्लान हम लोग क्या करते हैं, ओवरचार्ज लगाने से पहले हम लोग वहाँ पे कि खेत को अच्छे से प्रिपेयर कर दिया, वहाँ पे जो हमारा जितना भी था वीडीसाइड हम लोगों ने स्प्रे कर दिया, फिर हम लोगों ने जितना भी वीड था वहाँ पे हटा दिया, हम लोगों ने उसके अंदर जितना भी न्यूट्रेंट था इतना अच्छा न्यूट्रेंट अवेल करवा दिया। हम लोगों ने क्या करता है कि जो कॉन्सेप्ट होता है हम लोगों का कि भाई सोइंग से हम लोग जो कोई प्लांटेशन करे तो उसमें 2 महीने पहले हम लोगों ने डिगिंग करवा दी, वहाँ पे जो सारी चीज़ें हम बेसिक जो फॉलो करेंगे हम लोग आगे के भी ओवरचार्ज डिस्प्लेसमेंट करने में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है हम लोग वो सारी चीज़ें हम लोगों ने फॉलो कर दिया भाई कि एक अच्छे से हम लोगों ने सॉइल एक फेवरेबल कंडीशन, एक फेवरेबल सॉइल, एक फेवरेबल लैंड हम लोगों ने बना दी। हम लोगों का जो भी प्लांटिंग मटेरियल है या जो हम लोग प्लांटिंग लगाने वाला है उसको ग्रो करने के लिए वहाँ पर फेवरेबल सुटेबल कंडीशन बनाते हैं, हम उसको प्लानिंग प्रिपरेशन ऑफ लैंड बोलते हैं। ठीक है, एक लैंड सुटेबल बना दी, एक फाइन तिल्त बना दिया हम लोग। तिल्त क्या होता है कि सुटेबल फेवरेबल कंडीशन होती है जिसमें प्लांट इजीली अपना सर्वाइव कर सकता है, या कोई सी भी क्रॉप हम लोग उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का इसके अंदर आ गया, प्रिपरेशन ऑफ लैंड के अंदर आ गया। ठीक है, लेआउट प्लानिंग क्या हो गया। ठीक है, लेआउट प्लानिंग के अंदर क्या हो गया कि द मार्किंग ऑफ प्लान आउट फॉर रिफाइंड रेफर्स टू लेआउट द प्लांटिंग ऑफ प्लानिंग ओवरचार्ज शुड बी द प्रिपेयर केयरफुली प्रिफरली टू कंसलेशंस विद हॉर्टिकल्चर experts. The orchard planting plans include system planting provision to orchard plant roads, water channels, farm buildings. ठीक है, इसके अंदर आप लोगों का क्या है कि हम लोगों को पता नहीं जो फार्म मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं जो बहुत सारे जो ओवरचार्ज है वो लेआउट कर देते हैं उन लोगों को पता होता है। तो क्या करते हैं हम लोग उसमें क्या क्या चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं कि आप लोगों का कहाँ पे इरिगेशन चैनल्स होगी, कहाँ पे आप लोगों का आने जाने का रोड होगा, कहाँ से वाटर सप्लाई आएगी, कहाँ से आप लोगों का फार्म बिल्डिंग बनेगा। एक हम पूरा स्केच जो होता है ना कि कोई सा घर का नक्शा बनाते हैं हम लोग, कोई सा भी घर बनाने से पहले आर्किटेक्चर क्या करता है हम लोगों को घर का नक्शा बनाते हैं, उस सेम इसी तरह से हम लोग ओवरचार्ज बनने से पहले एक ओवरचार्ज के आर्किटेक्चर होते हैं जो हम लोगों का क्या है कि नक्शा बनाते हैं पहले कि यहाँ पे आप लोगों का फार्म बिल्डिंग होगा, यहाँ पे ये क्रॉप लगेगा, यहाँ पे आप लोगों का आप प्लांटेशन लगाना चाहते हैं ओवरचार्ज लगा रहे हो आप लोगों का ये रास्ता रहेगा, यहाँ पे आप लोगों का वाटर चैनल रहेगा, इस तरह से हम लोग पानी की सप्लाई देंगे, यहाँ से आपका वेल है तो यहाँ से पानी होके जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों का इसका इंक्लूड रहता है। तो हम मान के चलते हैं एक आर्किटेक्चर है कि भाई आर्किटेक्चर हम लोग जो नक्शा बनाते हैं हम लोगों का जो पहले से प्लान करते हैं उसी को हम लोग इसका लेआउट बोल सकते हैं। ठीक है, जो एक हम लोग मार्क करके स्केच तैयार करते हैं उसी को हम लेआउट बोलते हैं। मेथड ऑफ लेआउट हो गया। ठीक है, लेआउट का मैं सीधा सिंपल देखो नीचे लिख रखा है, द मार्किंग द पोजीशन ऑफ द प्लांट इन द फील्ड इज कॉल्ड लेआउट। ठीक है, फील्ड में मार्किंग करना है कि हम लोगों को प्लांट कहाँ लगाना है वो हो गया। ठीक है, आप लोगों का लेआउट हो गया। ठीक है, इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड एक्यूरेट स्पेस फॉर प्लांट, मतलब हम लोग हर प्लांट को प्रॉपर स्पेस दे पाए। ठीक है, इसका हमारा मेन ये है कि हम लोग उसको हर प्लांट को इक्वल स्पेस मिल पाए प्रॉपर अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी जर्मिनेशन के लिए, अपनी फुलफिल्ड पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए हम लोग को फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए प्लांट टू प्लांट रो टू रो डिस्टेंस का आप लोग मेंटेन ध्यान रखते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनका ध्यान रखते हैं ताकि आगे फ्यूचर में लोगों को दिक्कत नहीं आए। टू एक्यूमुलेट मोर नंबर्स ऑफ प्लांट। ठीक है, हम एक अच्छे तरीके से अगर नक्शा बना के हम लोग करते, जैसे हम लोगों ने बिना नक्शा बनवाए घर बना दिया
तो उसमें जो हम लोगों का घर होगा वो अच्छे से नहीं बनेगा, हम लोगों का ज़्यादा नंबर्स ऑफ जॉइनिंग नहीं होता। एक आर्किटेक्चर जो बना के देता है ना कि कम एरिया में कितने अच्छे से वो आप लोगों का लिविंग एरिया भी बना देता है, किचन भी बना देता है, सीढ़ी भी बना देता है। इसी तरह से होता है कि हम लोगों का क्या है कि स्पेस का यूटिलाइजेशन करना, हम लोगों के पास जमीन है तो हम लोग एक अच्छे से नक्शे बनवा के करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा कि जो नंबर्स ऑफ प्लांट है वो काफ़ी अच्छे लगेंगे, प्रॉपर मैनर में लगेंगे तो हम लोगों का नंबर ऑफ प्लांट भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि कौन सा प्लांट कहाँ कितनी डिस्टेंस पे लगाना है, कैसे लगाना है, आप ये प्लांट यहाँ पे नहीं लगा, बहुत सारा सजेशन देते हैं। जैसे आप पढ़ोगे आप लोगों को पता चल जाएगा, या बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा आप लोगों की, जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज में हो गया कहीं पे और चार्ट देखते हो तो कितना शानदार प्रॉपर मैनर में लगा होता है। वो किस लिए होता है कि उसका पहले प्लानिंग होता है, लेआउट बना होता है पहले कि हम लोग को कैसे करना है, एक पेपर स्केच बनता है पूरा, उसके बाद उसको फिर फील्ड में इम्प्लीमेंट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद इजी इंटरकल्चर ऑपरेशन। ठीक है, अगर प्रॉपर मैनर में हम लोग लगाएंगे तो हम लोगों का जो भी इसके बीच में उसके जर्मिनेशन डेवलपमेंट पीरियड होगा उसके अंदर में इंटरकल्चर ऑपरेशन करना काफ़ी अच्छा होगा। जैसे हार्वेस्टिंग हो गया, हम लोगों का जो रोटावेटर चलाना हो गया, हम लोगों का कुछ भी हेरोइंग हो गया, इंटरकल्चर ऑपरेशन जो भी हम लोग करते रहते हैं, हार्वेस्टिंग स्प्रेइंग हो गया, हम लोगों को वो काफ़ी इजीली हो जाएगा। सिस्टम ऑफ प्लानिंग। ठीक है, फिर अगर सिस्टम ऑफ प्लानिंग मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों का प्लांटिंग सिस्टम होता है, जो हमारा ओरचार्ड डिस्प्लेसमेंट होता है उसका डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्क्वायर सिस्टम। ये सीधा पूछा जाएगा आपको कोई सिस्टम कितने टाइप्स लोगों का आप लोग जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, आप लोगों का पता होना चाहिए, सांस जो आप लोगों का आता है वो स्क्वायर सिस्टम हो गया। ठीक है, स्क्वायर सिस्टम याद कर लेना, सीधा पूछा जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज। ठीक है, अगर आप लोगों को आ जाएगा मोस्ट कॉमनली कौन सी मेथड जो हमारा ओरचार्ड एक्सप्लेनेशन में हम लोग याद करते हैं, कौन सा सिस्टम हम लोग करते हैं तो वो कौन सा हो गया हमारा स्क्वायर सिस्टम हो जाता है। सीधा फर्स्ट लाइन में यहाँ पे लिख रखा है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इज इजी लेआउट इन द फील्ड। ठीक है, सिंपलेस्ट मेथड है, बहुत पुराने टाइम से लोग यूज करते आ रहे हैं, सिंपल, ज़्यादा कोई इतना कोई हेडेक वगैरह नहीं है, बहुत पुरानी मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड है, इसलिए फार्मर्स भी इसको ज़्यादा अपनाते भी है। ठीक है, फील्ड के अंदर इन दिस सिस्टम प्लांटिंग, एक मिनट आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसका है छोटा कर देते हैं। ठीक है, इन द टू प्लांट रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम। इसके अंदर क्या होता है कि जो R इंटू पी होता है आप लोगों का, रो से रो की डिस्टेंस भी सेम होती है और प्लांट से प्लांट की जो आप लोगों की डिस्टेंस होती है वो भी सेम होती है। तो इसके अंदर मेन क्या हो गया आप लोगों का, R इंटू पी आप लोगों का सेम होता है कि रो टू रो सेम है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आप लोगों का सेम रहता है इसके अंदर स्क्वायर सिस्टम के लिए। द प्लांट्स ऑफ द राइट एंगल इन ईच एवरी टू ईच अदर, राइट एंगल में होता है हर प्लांट, क्योंकि इसके अंदर R इंटू पी सेम होता है। प्लांट फॉर्म स्क्वायर, एक स्क्वायर शेप का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका नाम भी स्क्वायर सिस्टम। तो फैसिलिटेट इंटरकल्चर ऑपरेशन इन द टू डायरेक्शन आफ्टर ओवरचार्ट प्लांटिंग। ठीक है, R इंटू प्लांट सेम है मेरा, ठीक है, मान चलिए ये ओवरचार्ट है तो क्या हो गया इसके R इंटू पी में से प्लांट डिस्टेंस है, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर इस तरह से भी इंटरकल्चर ऑपरेशन कर सकता हूँ, इस तरह से भी कर सकता हूँ। मैं कहीं दोनों तरफ से बाई डायरेक्शनल जो हमारा होता है कि दोनों तरफ से मैं इसके अंदर इंटर ऑपरेशन कर सकता हूँ, क्योंकि R इंटू पी दोनों सेम है, रो से रो की दूरी भी सेम है और प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस भी सूर्य का इंटरकल्चर ऑपरेशन करने में दिक्कत नहीं होगी, मैं बाई डायरेक्शनल इसके अंदर इंटर ऑपरेशन कर सकता हूँ। ठीक है, एडवांटेज की अगर बात कर लेता हूँ, मोस्ट इजीली एंड पॉपुलर वन है। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि सिंपलेस्ट मेथड है और बहुत ज़्यादा फार्मर्स के द्वारा अपनाया भी जाता है। इन दिस रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आर कीप इन सिमिलर। ठीक है, प्लांट्स आर एक्सट्रीमली एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, एग्जैक्टली राइट टू ईच एंगल, मतलब कि दोनों है आपस में सिमिलर एंगल पे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया दिया R इंटू पी सेम है तो इसलिए आप लोगों को जो है वो राइट एंगल बनाते हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है, इंटरकल्चर ऑपरेशन कैन बी डन इन द बोथ डायरेक्शन, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इक्विटी स्पेस फॉर इंटरकल्चर, वही क्या दोनों R इंटू पी सेम है तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी जगह मिल जाती है, तो इसलिए आप लोगों का जो है वो क्रॉप ग्रो दूसरी इंटरकल्चर ऑपरेशन करने के लिए भी आप लोगों को मिल जाता है, या फिर इंटर क्रॉपिंग करनी है आप लोगों को, इंटर क्रॉप्स भी आप लगाना चाहते हो तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो, लाइक वेजिटेबल्स हो गया, छोटी छोटी क्रॉप्स लगाना चाहते हो, क्योंकि आप लोगों को दोनों तरफ से स्पेस अच्छा मिलता है, प्रॉपर जो एयर वगैरह है सनलाइट है वो भी काफ़ी अच्छी आती है, तो आप लोगों का इसका एडवांटेज है। ठीक है, सीधा पूछ लेगा स्क्वायर का एडवांटेज या फिर इसका एडवांटेज पूछ लेता है तो आप लोगों को ये एडवांटेज बताना। ठीक है, रेक्टेंगुलर की बात करें, इन दिस प्लॉट्स द प्लॉट डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगुलर इनसाइड द स्क्वायर ट्रीज आर प्लांटेड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ द rectangle in straight row the right place like square system. This planting facility interculture operation in two directions, but the only difference is that the system more plants can be accommodated, the row keep more space between the two rows. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो रोज का जो डिस्टेंस होता है R इंटू पी इसके अंदर सेम नहीं होता है, पर जो रोज रहती है ना R जो होती है इनके रोज के अंदर जो इसके अंदर स्पेस वो ज़्यादा होती है आप लोगों का। ठीक है, इसके अंदर भी बाई लोग सेम स्क्वायर की तरह सेम है, पर आप लोगों का जो रोज है उसके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो उस वजह से आप लोग इसके अंदर मोर स्पेस बिटवीन द रोज, आप लोगों का रोज जो होती है उसके अंदर R इंटू R जो आपकी रोज टू रो की डिस्टेंस होती है काफ़ी ज़्यादा होती है इसके अंदर, वो दोनों के अंदर रो की रो डिस्टेंस सेम होती है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम नहीं होती है, आपकी रो से रो डायरेक्शन सेम, रो से रो की डिस्टेंस सेम होती है। ठीक है, ये बाकी पूरा स्क्वायर की तरह ही होता है। इसका एडवांटेज की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो लेआउट ऑफ इन द
रेक्टेंगुलर शेप होता है, ठीक है। इसका रेक्टेंगुलर, इसका नाम ही इस वजह से इसकी रेक्टेंगुलर शेप बना, तो इस वजह से रेक्टेंगुलर नाम है। मोर स्पेस बिटवीन द रो टू रो, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि आर से आर की आप लोगों की जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा रहती है, इसके अंदर आप लोगों का इंटरकल्चर ऑपरेशन कर सकते हैं। इंटरकल्चर ऑपरेशन कैन बी डन इन द बोथ वे, ठीक है। इसमें भी बोथ वे से आप लोग कर सकते हो। प्लांट्स गेट प्रॉपर स्पेस एंड सनलाइट, ठीक है। आर से आर की दूरी, रो से रो की दूरी से है, तो आप ये जैसे रो से रो की दूरी है तो क्या होगा, प्लांट आराम से अपनी कैनोपी मैनेजमेंट कर पाएगा, आराम से डेवलपमेंट कर पाएगा, उसके अंदर सनलाइट अच्छा मिलेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोगों का मेथड है वो हेक्सागोनल सिस्टम है। हेक्सागोनल सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हेक्सागोनल सिस्टम इज द ट्री आर प्लांटेड एट द कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 ट्रीज आर थस हेक्सागोनल विद अनदर एट द ट्री एट द सेंटर, ठीक है। मैं आप लोगों को इसका डायग्राम बना के बता देता हूँ कि भाई कि हेक्सागोनल सिस्टम होता है क्या, ठीक है। हम लोगों का ये है कि सिमिलर टू स्क्वायर सिस्टम होता है हम लोगों का। स्क्वायर सिस्टम है जैसे कि यहाँ पे मेरा एक प्लांट लग गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। स्क्वायर में भी हम लोगों ने 4 तरह इस तरह से प्लांट लगाए, 4 इस तरह के प्लांट लगाए, पर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट जो प्लांट होगा वो यहाँ पे कॉर्नर पे ट्रायंगल बनाते हुए, ठीक है। एक या प्लांट यहाँ पे लग गया, एक प्लांट हमारा लग गया, तो नंबर ऑफ प्लांट कितने हो गए, 6 हो गए, और साथ में हम लोगों का एक प्लांट यहाँ पे सेंटर में लगता है, तो क्या हो गया कि 6 प्लांट लगते हैं, इसलिए इसका हेक्सागोनल बोला जाता है, ठीक है। और साथ में हमारे लोगों का ये प्लांट यहाँ पे लग जाता है, इसलिए इसको सेप्टल जो बोला जाता है, ठीक है। आप लोगों को अगर सीधा पूछा जाएगा कि सेप्चुअल क्या होता है तो सीधा पूछ लगा कि नंबर ऑफ 7 प्लांट्स की वजह से इसको सेप्चुअल बोला जाता है, ठीक है। अगर 6 हेक्सागोनल किस लिए होता है, 6 प्लांट लगते हैं इसलिए उसका हेक्सागोनल, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 6 प्लांट आप लोगों का ये हो गया, ठीक है। ये हम लोगों को आप लोग बता दिए। नेक्स्ट जो आप लोगों का है यहाँ पे कि ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि एक लाइन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रही है मुझे कि द इट्स रिकमेंडेड 50% मोर प्लांट देन स्क्वायर सिस्टम, मतलब कि आप लोगों को सीधा पूछ जाएगा कि 15% अधिक पौधे हम लोगों के कौन सी मेथड में लगते हैं। स्क्वायर सिस्टम के कंपैरिजन में 15% पौधे अधिक किस में लगाया जाता है, सीधा पूछ लिया जाएगा। आप लोगों को सीधा आंसर देना है हेक्सागोनल सिस्टम में स्क्वायर सिस्टम की मेथड के कंपेरिजन में 15% पौधे हम लोगों के अधिक लगते हैं, सीधा सीधा एग्जामिनर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। कि 15% पौधे, एक ही क्वेश्चन बनेगा कि हेक्सागोनल मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, सेप्चुअल मेथड जाना जाता है। 15% पौधे हम लोगों के हेक्सागोनल मेथड में अधिक लगते हैं स्क्वायर सिस्टम के कंपैरिजन में, ठीक है। इसके एडवांटेज की बात हम लोग करते हैं, सीधा पहला पॉइंट ये कि 15% हम लोगों को अधिक पौधे लगते हैं स्क्वायर सिस्टम के कंपैरिजन में। प्लांट आर प्लांटेड एट कैनोट इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। वही आप लोगों को मैंने बता दिया कि यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया, फिर से वो ट्रायंगल बना देगा इस तरफ और ये प्लांट बना देगा इधर इस तरफ, ठीक है। अब लोगों को 6 ट्री आर प्लांटेड में हेक्सागोन, 6 प्लांट लगते हैं इसलिए हेक्सागोन बनते हैं। 7 प्लांट एट द सेंटर में लगता है इसलिए सेप्चुअल बोलते हैं इसको, ठीक है। रिक्वायर्ड एट द फर्टिलिटी लैंड, ठीक है। आप लोगों को फर्टाइल लैंड होना है क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा होंगे तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा लेंगे, और हर तरह हम लोग और चार्ट है उसके अंदर ऑलमोस्ट सबके अंदर हम लोगों को फर्टाइल लैंड की जरूरत पड़ती है। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूरत होती है क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स हम लोगों का ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए सोइल हम लोगों को यहाँ पे अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज वही है कि डिफिकल्टीज होती है, ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स हो जाएंगे तो हम लोगों का इंटरकल्चर ऑपरेशन करने में और जो भी हम लोगों का दिक्कत होता है वो थोड़ा सा इंटरकल्चर ऑपरेशन करने में मेनली हम लोगों को दिक्कत आती है इसके अंदर, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज हो गया हेक्सागोनल सिस्टम और प्लांटिंग, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्विकन सिस्टम आता है। क्विकन सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों का क्विकन सिस्टम के अंदर ये होता है कि दिस सिस्टम आर एक्चुअली लाइक ए स्क्वायर सिस्टम बट 1 एडिशनल प्लांट आर प्लांटेड एट द सेंटर फ्रॉम ईच स्क्वायर सिस्टम, ठीक है। ये देखिए क्विकन्स का मतलब क्या होता है कि 5, ठीक है। एक यहाँ पे लग गया, सिमिलर वही कॉन्सेप्ट आप डायग्राम से देख लीजिए। एक यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 3 हमारा, 4 हमारा और 1 हमारा सेंटर में, ठीक है। इसी तरह से मिलता है यहाँ पे अगर मैं 2 प्लांट और एक्स्ट्रा लगा दूंगा तो वो कौन सा हो जाएगा हम लोगों का हेक्सागोनल जो सिस्टम है वो बन जाएगा। पर यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे लगा दिया, 4 प्लांट हमारे ये हो गए और 5वां प्लांट हम लोगों का ये सिस्टम हो गया, तो 4 प्लांट हमारा हो गया। मेन जो इसमें ये टर्म याद रखना है कि जो मेन में जो सेंटर में जो हम लोगों का प्लांट लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलर प्लांट्स बोलते हैं। हमेशा 4 पौधे होते हैं और 5 हम लोगों को लगता है उसे पूरक पौधा बोलते हैं। पूरक पौधे को हम लोग हिंदी में हम पूरक पौधा बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं उसको फिलर प्लांट्स होता है, ठीक है। पर इसकी फिलर प्लांट की कंडीशन देती है, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर कि ये चीज़ तो हम लोग उसमें 6 प्लांट तो इसमें भी मतलब हम लोगों का ये भी हो गया यहाँ पे कि 4 हम लोग लगाए थे उसमें भी एक लोगों ने हमने प्लांट लगाया था, तो फिर उसको हम लोग क्यों बताते। इसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें क्या होता है कि जो बीच का जो सेंटर का जो प्लांट होता है वो हमेशा परमानेंट होता है, पर हम लोगों का यहाँ पे जो हम लोग बीच में जो सेंटर में फिलर प्लांट यूज करें इसकी कुछ कंडीशन होती है कि फिलर प्लांट्स हमेशा जो शॉर्ट ड्यूरेशन का ही होगा, कोई लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं होगा। कि जब हमारे जब पौधे और फिलर प्लांट्स हमेशा इनिशियल स्टेज पे ही लगाया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अमरूद के पौधे लगाए, ये अभी मैंने लगा दिए हैं, अभी मेरा जो है वो प्रोडक्शन के स्टेज में नहीं है, कमर्शियल प्रोडक्शन हम लोगों का स्टार्ट नहीं हुआ है। तब तक क्या करता है कि बीच की जो स्पेस है इसके अंदर फार्मर क्या करता है कि एडिशनल प्लांट लगा देता है। मोस्टली हम लोग पपीता का प्लांट लगाते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन का जो प्लांट होता है उसको लगा देते हैं ताकि फार्मर्स की इनकम में, क्योंकि जल्दी मैच्योर हो जाता है, लगभग 17 से 18 महीने में आप लोगों का तैयार हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जल्दी आप लोगों का प्रोडक्शन है वो देने लग जाता है, इसलिए फार्मर की इनकम आती है। पर ये कभी भी जब ये पौधे जब बड़े हो जाएंगे तब हम इसके बीच में फिलर प्लांट नहीं लगाएंगे, हम लोग फिलर प्लांट हटा देंगे, ठीक है। इसी वजह से क्या है कि इससे अभी तक फार्मर को इनकम मिल गई और जब प्लांट बड़े हो गए मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन आ गया तो उस वजह से हम लोग इसको हटा देंगे। तो ये चीज़ हम लोगों का इसके सिस्टम के अंदर होती है। एक फिलर ये यहाँ पे फिलर ट्री आर अपरूटेड व्हेन द मेन ऑर्चर्ड स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है। हम लोगों को जब भी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का जो फिलर प्लांट है उसको हटा देंगे
क्योंकि ज़्यादा परमानेंट प्लांट होता नहीं, और हम लोग हेक्सागोनल सिस्टम था उसके अंदर हम लोग क्या था, परमानेंट प्लांट रहता है। ठीक है, यही डिफरेंस है इसके अंदर। कॉन्ट्यूर के सिस्टम क्या होता है कि जो सीढ़ी नुमा हम लोग करते हैं, जैसे ये कॉन्ट्यूर है, ठीक है, ये कोई सा पहाड़ है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने प्लांटिंग कर दी है, यहाँ पे जो मैंने प्लांटिंग कर दी है वो कॉन्ट्यूर सिस्टम के अंदर आता है। सीढ़ी नुमा जिसे हम बोलते हैं कि हम जिसको पहाड़ काट के यहाँ पे करते हैं, ये यहाँ पे एक प्लांट कर दिया, फिर उसके बाद मेरी एक रिंग यहाँ पे बनी होती है। पहाड़ों में जो देते हैं उन्होंने देखा होगा, पहाड़ों पे सिस्टम होता है, यहाँ पे प्लांटिंग कर दी, फिर उसके बाद एक सर्कल और बनता है, यहाँ पे मेरा प्लांट हो गया। ठीक है, ये कॉन्ट्यूर सिस्टम का होता है। ट्रायंगल सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम बट प्लांट्स एट द 2, 4, 6, ठीक है, ट्रायंगल शेप में हम लोग जिसका भी ये करते हैं। जैसे ट्रायंगल सिस्टम के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया कि ट्रायंगल के अंदर लगा दिया, तो ट्रायंगल सिस्टम हो गया। कॉन्कर सिस्टम के अंदर आप लोगों का एक मेथड ये भी होती है, जैसे देखो स्लोप के अंदर एक प्लांट यहाँ पे लगा दिया, फिर उसके बाद स्लोप है तो एक प्लांट यहाँ पे लगा दिया, फिर वापस स्लोप है तो एक प्लांट यहाँ पे लगा दिया। यहाँ से पानी गिरता है तो यहाँ पे बनी होती है, यहाँ स्टोर रुक जाता है, फिर यहाँ से आता है, फिर यहाँ रुक जाता है, फिर ये वापस से होता है चैनल, यहाँ से यहाँ पे रुक जाता है। आप लोगों को भी वीडियोज़ वगैरह बहुत सारे दिखते होंगे ना, जो हम लोगों का हिली एरियाज होता है उसके अंदर ऐसी सारी चीज़ें, हम लोगों का फ्रूट्स भी लगाया जाता है। पहाड़ में बहुत सारे रील्स वगैरह में देखते हैं हम लोगों को, पहाड़ के अंदर जो भी जितनी खेती होती है किस तरह से की जाती है, इसी तरीके से हम लोगों का ये खेती किया जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को और अच्छे से डायग्राम भी बहुत इन डिटेल समझाता, पर हम लोगों का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी शॉर्ट में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जितना मैं यहाँ पे पढ़ के नहीं बता पा रहा हूँ, पर मैं आप लोगों को लिख के नहीं बता पा रहा हूँ, पर मैं जितना बोल रहा हूँ आप उतना ही सुन लीजिए। आप एक नोटबुक लेके बैठे कि जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप नोट कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, पर बहुत जल्दी बोल के आप लोगों का ट्राई कर रहा हूँ कि सारा आप लोगों का कवर हो जाए। ठीक है, इसके अंदर ठीक है, ट्रायंगल सिस्टम हम लोगों का हो गया। नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ये पीडीएफ वगैरह मैं आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है इसके अंदर अपलोड कर दूंगा। जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है इसके अंदर हमने दे दूंगा, उसके नीचे आप ज्वाइन कर लेना। आपको पीडीएफ वगैरह टाइमली जितना पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज है, हम लोग उसके अंदर डालते रहते हैं। ठीक है, जिसको भी ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके अंदर आप लोगों को जितना भी नोट्स वगैरह है सारा उसके अंदर मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आप जो लेक्चर है ओवर चार्ट के अंदर। ठीक है, ओवर चार्ट इज द एन एरिया वेयर इंटेंसिव कल्टीवेशन क्रॉप इज डन और इधर वेयर प्लेस क्रॉप लाइक मैंगो, पपाया, बनाना इट इज और इट्स इनक्लोज वेयर क्रॉप ग्रोप सेट ऑफ ट्रीज। ठीक है, ओवर चार्ट क्या होता है, वही एक लार्ज एरिया में हम लोगों का जो भी ग्रो किया जाता है, बड़े स्केल पे किया जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा एरिया है उसको ग्रो किया जा रहा है, तो हमारा ओवर चार्ट हो गया। ठीक है, ओवर चार्टिंग क्या होता है, रेफर्स टू ग्रोइंग ऑफ फ्रूट प्लांट इन ऑर्डर मैनर एंड मेंटेनिंग टर्म इन द सक्सेसफुल फॉर इकोनॉमिक रिटर्न। ओवर चार्टिंग क्या हो गया, हम लोग कोई सा भी है वो लार्ज स्केल पे ग्रो कर रहे हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, कि इसलिए कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, जिससे हम लोगों को क्या इकोनॉमिक रिटर्न आए। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने एक पौधा लगा दिया, 2 प्लांट अपने घर के पीछे आम के लगा दिए और मैं बोल दूँ कि मैंने ओवर चार्ट फॉलो कर दिया, वो ओवर चार्ट नहीं होता है। ओवर चार्टिंग क्या होता है कि मेनली कोई बड़े स्केल पे लगाना, उसको प्रॉपर मैनर करना, उसके फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, मैनेजमेंट, डिजीज, पेस्ट, वाटर, इरिगेशन सब कुछ देना एक टाइम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद सारी टाइम में देना, क्योंकि हम लोगों को उसको इकोनॉमिक रिटर्न लेना है, कि मुझे उसने जितना लगा रहा हूँ उसको कुछ पैसा कमाना है, इसलिए मेरा एम है। इसलिए ओवर चार्ट इकोनॉमिक रिटर्न हम लोगों का सक्सेसिव इकोनॉमिक रिटर्न आना चाहिए, हम लोग को उसका पैसा आना चाहिए। ठीक है, गार्डन क्या होता है, गार्डन इज द टर्म रेफर्स टू द फ्रूट फार्म वेयर द स्पोर्टिफाइड एग्रो टेक्निक्स एंड इम्प्लॉयमेंट्स फॉर द कॉमर्शियल कल्टिवेशन। ठीक है, गार्डन रेफर्स टू द फ्रूट फार्म हो गया वेयर द सोफिस्टिकेटेड एग्रो टेक्निक्स, मतलब अलग अलग टेक्निक्स हम लोग करते हैं। सोफिस्टिकेशन मतलब कि दिखावा, मतलब हो गया कि शौक के लिए अपन ने जो चीज़ कर रखी वो फॉर कॉमर्शियल। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आ गया जैसे ग्रेप गार्डन हो गया। ठीक है, रेफर्स टू द फार्म वेयर सोफिस्टिकेशन एग्रो टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्पेसिफिक क्रॉप्स जैसे हो गया हमारा विनयार्ड हो गया, वेनियरी जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमारे ग्रेप्स गार्डन हो गया। पाइनरी किसके हो गया, हम लोगों का जो पाइनएप्पल वगैरह होता है इसके अंदर हो गया। ठीक है, ऑरेंजनरी किसके हो गया, हमारे ऑरेंज गार्डन होते हैं उसके अंदर आ गया। ठीक है, फिर हम लोगों का आ गया यहाँ पे प्लांटेशन में रेफर्स टू द डे फेयरली लार्ज कल्टीवेशन विद प्रॉपर टाइप ऑफ फ्रूट क्रॉप। ठीक है, प्लांटेशन क्या होगा, मतलब कि एक ही सिमिलर टाइप का हम लोगों का जो है क्रॉप हम लोगों ने ग्रो कर रखी है एक लार्ज स्केल के ऊपर। जैसे अगर मैंने कहीं पे मैंगो लगा रखा है तो मैंगो प्लांटेशन हो गया, एप्पल प्लांटेशन, कोकोनट प्लांटेशन, एक लार्ज एरिया में जहाँ पे आप जाके खड़े होंगे देखोगे तो आप लोगों को वहाँ पे पूरा एरिया एकर्स के अंदर आप लोगों को अगर सिमिलर टाइप ऑफ की क्रॉप्स आप लोग देखना, जैसे जब मैंगो का ओवर चार्ट है तो अंदर आपको वो मैंगो ही मैंगो दिख रहा है, तो हम लोगों का क्या हो गया कि प्लांटिंग हो गया, हमारा मैंगो का प्लांटिंग हो गया। फिर हमारा कोकोनट का देख रहे हैं तो कोकोनट प्लांटिंग हो गया, अगर लार्ज स्केल पे है तो वो हमारा प्लांटिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ई स्टेट के ऊपर रेफर्स टू लार्ज एरिया मोर देन 100 एकर्स ऑफ द फॉर सोल क्रॉपिंग, देयर टर्मिनोलॉजी वाज द अंडर यूज फॉर अर्लियर ब्रिटिश। ठीक है, ई स्टेट्स हम लोगों ब्रिटिश में होते हुए हम लोगों का लार्ज एरिया मोर देन 1000 एकर्स है, मतलब 1000 से हम लोगों को ज़्यादा एकड़ है, तो सोलो क्रॉप मतलब सिंगल कोई सी क्रॉप है, तो वो पुराने समय में ब्रिटिश एम्पायर के समय में यूज़ करता था इस टर्मिनोलॉजी से। जैसे कॉफ़ी हो गया, हमारा टी का हो गया, मतलब कि आप टी के जो गार्डन्स देखते हैं ना, बड़े बड़े टी के गार्डन्स हो गए, हमारा कॉफ़ी के गार्डन्स हो गए, क्या होते हैं बहुत बड़े बड़े एकर्स में फैले होते हैं, ब्रिटिश के समय में चलाते हैं। कॉफ़ी वगैरह सब काफ़ी पुराना है, हम लोगों का बाहर से लेके आए हुए, तो उसको बोला जाता है। ठीक है, ई स्टेट्स।
उसके बाद हम लोगों का टाइप्स ऑफ ओवर चार्ट आ गया, ठीक है। टाइप ओवर चार्ट के कितने टाइप्स होते हैं? ओवर चार्ट विद द सिंगल वेराइटी है द पर्टिकुलर फूड क्रॉप, ठीक है। हम लोगों का पहला टाइप कौन सा हो गया? पर्टिकुलर वेराइटी। जैसे मेरे पास आम की एक वेराइटी है, जैसे मैंने ले लिया दशहरी, तो मेरे पास उसमें जितना भी ओवर चार्ट है उसके अंदर सारी दशहरी की वेराइटी है, ठीक है। तो उसके टाइम में ओवर चार्ट विद सिंगल वेराइटी है द पर्टिकुलर फ्रूट क्रॉप हो गया, ठीक है। मैंगो है, पर्टिकुलर फ्रूट क्रॉप कैसे हो गया? जैसे मेरा मैंगो है, मैंगो में मेरे पास कौन सी? दशहरी की वेराइटी है, जिसके अंदर पर्टिकुलर पूरा ओवर चार्ट है मेरा, वो किससे बना हुआ? दशहरी से बना हुआ है, ठीक है। ओवर चार्ट विद द डिफरेंट वेराइटी ऑफ ए फ्रूट, फ्रूट मेरा एक ही है, जैसे मैंगो है, पर मेरे आम के अंदर दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, नीलम हो गया, चौसा हो गया, मेरे अलग अलग टाइप की, एक रो में मैंने नीलम लगा रखी, एक में चौसा लगा रखी, एक में दशहरी लगा रखी, बॉम्बे ग्रीन लगा रखी, तो अलग अलग वेराइटीज मैंने लगा रखी। तो हम लोगों को क्या कहो कि फ्रूट क्रॉप तो मेरी एक है, पर उसके अंदर जो वेराइटीज है वो बहुत सारी है, ठीक है। मिक्स्ड ओवर चार्ट विद डिफरेंट फ्रूट क्रॉप ऑलमोस्ट इक्वल लाइफ स्पेन, ठीक है। मतलब अलग अलग लाइफ स्पेन सबका सेम होगा ऑलमोस्ट, की जैसे कि 25 से 30 साल की कोई क्रॉप है मेरी, तो सारी जितने भी क्रॉप लगा रखी, पर वो अलग अलग होगी। जैसे मैंने कहीं पे आंवला लगा दिया, कहीं पे बेर लगा दिया, कहीं पे जामुन लगा दिया, तो अलग अलग क्रॉप होती है। पर ये चीज़ मेरे को ध्यान रखना का रूल होता है कि हम लोगों को उसका लाइफ स्पेन सबका ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। बाकी क्रॉप उसके अंदर अलग अलग हो जाएगी, मिक्स के अंदर हो जाएगी। मतलब कुछ क्रॉप ये कुछ पौधे ये लगा दिए, कुछ पौधे ये लगा दिए मैंने, ठीक है। मल्टी स्टोरेज ओवर चार्ट में क्या होता है कि डिफरेंट हाइट्स पे, जैसे मैंने यहाँ पे ये है वो मेरा कोकोनट बना दिया मल्टी, सीधा पूछा जाएगा आपको मल्टी स्टोरेज, ये मेरा कोकोनट का प्लांट हो गया। यहाँ पे इतना अच्छा मेरा ड्राइंग नहीं है, ठीक है। कोकोनट का यहाँ पे प्लांट हो गया। उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे मैंने बेल चढ़ा दी, जिसके ऊपर जो हमारी ब्लैक पेपर है जिसकी बेल चढ़ा दी। फिर मैंने यहाँ पे पपीता का प्लांट ग्रो कर दिया। फिर उसके बाद मैंने नीचे हमारी वेजिटेबल्स ग्रो कर दी। तो ये जो आप लोगों का जो एक स्लोप बन रहा है मल्टी स्टोरेज, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट हाइट पे आप लोगों को जो अरेंजमेंट दिख रहा है ना, इसको हम मल्टी स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। मल्टी स्टोरेज ओवर चार्ट होता है। जिस सीधा मेरा कोकोनट हो गया, उसके बाद मेरे यहाँ पे क्या हो गया? पपीता का पौधा हो गया। उसके बाद नीचे मैंने वेजिटेबल्स या अपने जो क्रॉप है उसको ग्रो कर दिया, ठीक है। तो एक जो ये सीडी नुमा बन रहा है ना, ये देखिए मल्टी स्टोरेज, अलग अलग स्टेज पे हम लोगों ने जो अलग अलग हाइट के जो प्लांट को अरेंज कर रखा है, वही आप लोगों को मल्टी स्टोरेज बोला जाता है, ठीक है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन होता है कि जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सघन जो हम लोग प्लांटेशन करते हैं, सघन जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी के अंदर। हाई डेंसिटी प्लांटेशन क्या होता है कि जिसमें प्लांटिंग डिस्टेंस बहुत कम होती है, पौधों को हम बहुत पास की दूरी पर हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ड्राई लैंड क्या होता है? ड्राई लैंड ओवर चार्ट के अंदर क्या होता है कि हम जो सूक्ष्म प्रदेश जो सूखे प्रदेश होते हैं उसके अंदर जो भी हम ओवर चार्ट लगाते हैं वो हमारा ड्राई के अंदर गया। क्लोनन के अंदर क्या होता है कि जैसे कि क्लोनन के अंदर मतलब क्लोन का मतलब समझते हो कि सिमिलर, बिल्कुल जैसा मैं हूबहू जैसा मेरा क्लोन है, तो अगर सिमिलर मेरा जैसा ही दिखेगा तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिमिलर टाइप के प्लांटिंग मटेरियल यूज करते हैं। जैसे मैंने कोई सा टिश्यू कल्चर का प्लांट है, तो जितना उसके अंदर मैं ओवर चार्ट के अंदर लगूंगा तो सारे टिश्यू कल्चर के प्लांट होंगे, एक ही जगह से तैयार होंगे, एक ही जो है उसका जो प्लांटिंग मटेरियल है वो रहेगा। सारे टिश्यू कल्चर के जैसे G9 वैरायटी में अगर लगाई है तो वो सारा G9 वैरायटी टिश्यू कल्चर के प्लांट लैब से तैयार होंगे और सब कुछ सिमिलर होना चाहिए, इसलिए हम उसको क्लोनन बोला जाता है, ठीक है। हर तरह से स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम होगी क्लोनन होगा तो, ठीक है। न्यूट्रिएंट एंड किचन गार्डन हम लोगों का लास्ट रहने वाला है। किचन गार्डन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे कि किचन गार्डन होता क्या है। बहुत कॉन्सेप्ट पॉपुलर चल रहा है आप लोगों का किचन गार्डन का, ठीक है। आप लोगों को किचन गार्डन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ओवर चार्ट भी ये आप लोगों का वापस आ गया। इन डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग पढ़ते रहना। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि सिमिलर टाइप होता है, ठीक है। इसमें वही कि सिमिलर टाइप होगा जिसके अंदर पीओटी मेंटेन रहेगी, प्लांटिंग मैनेजमेंट रहेगा, ऑल ट्रीज आर कॉर्नर हार्वेस्टिंग एट द सेम टाइम। अगर हम लोग सेम वैरायटी है तो एक सेम टाइम पे हम लोगों का हार्वेस्ट होगा, ठीक है। आप लोग ये पढ़ते रहना, PDF आप लोगों को मिल जाए। इतना डिटेल में सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप पढ़ते रहना, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए। ओवर चार्ट विद इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मतलब क्या होता है? हम लोग को बगीचा तो लगा दिया, पर उसके अंदर हम लोग क्या करें? इंटरक्रॉपिंग लगा दिया। मैंने कुछ वेजिटेबल लगा दी, कुछ क्रॉप्स लगा दी, क्योंकि जब मेरा प्लांट बड़ा नहीं उसका कैनोपी वगैरह मैंने मैनेज कर रखा था। इंटरकल्चर ऑपरेशन इंटरक्रॉपिंग मतलब क्या होता है कि मेन क्रॉप के साथ हम लोग दूसरी जो क्रॉप्स लगा देते हैं रोज के बीच में, ठीक है। हमारे जो रोज के बीच में हम जो लोग खेती करते हैं उसको हम लोग इंटरकल्चर बोलते हैं, ठीक है। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इट शुड बी कंपेटेबल विद द मेन क्रॉप विद द वाटर न्यूट्रिएंट सॉइल एंड सॉइल रिक्वायरमेंट, ठीक है। हम लोग कोई से अगर क्रॉप लगा रहे हैं, हमारी मेन क्रॉप जैसे मेरा अमरूद है, उसके बीच में अगर मुझे कोई सी क्रॉप करनी है तो क्या करना चाहिए? मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी मेन क्रॉप वाटरमेंट, अगर मेरा उसका जो वाटरमेंट रिक्वायरमेंट है वो दोनों का अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अलग होना चाहिए। यूँ नहीं कि मेरे जो मेन क्रॉप को रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की और इसको भी रिक्वायरमेंट है तो मेरा सारा न्यूट्रिएंट वो खा जाए। दोनों की सोइल की जो सिमिलरिटी है दोनों सेम टाइप की होनी चाहिए। इन्होंने कि दोनों को अलग अलग टाइप की सोइल की रिक्वायरमेंट, दोनों को सेम टाइप की होनी चाहिए। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर शुड बी नॉट कॉम्पैक्ट विद द मेन क्रॉप। हम लोगों का ये कि ऑल ओवर हम लोगों का मेन जो हमारी क्रॉप है, जैसे मेरा अमरूद है, उसके साथ कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जीरो कॉम्पिटिशन होना चाहिए, उसको इससे किसी लेना देना नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि वीड के हमारा जो वीड होता है उसके अंदर की किसी को भी मतलब जो इंटरकल्चर ऑपरेशन या इंटर क्रॉपिंग जो हम लोग करते हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए कि उसको डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट के, उसका टाइमिंग न्यूट्रिएंट लेने का अलग होना चाहिए। हम लोगों का अलग जो मेन क्रॉप है उसका अलग होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें भी हम लोग ये ध्यान रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है शॉर्ट ड्यूरेशन विद कंपैरिजन विद अनदर पेरिनल क्रॉप, ठीक है। हम लोगों का जो लंबे टाइम पेरिनल मतलब कि मोर देन सीजन, हम लोग जो ज़्यादा सीजन्स की होती है वो या फिर जो बहुत सारे सीजन्स के चलती है, मल्टीपल सीजन्स के अंदर होती है, उसके कंपैरिजन में शॉर्ट होनी चाहिए, जल्दी हार्वेस्टिंग होना चाहिए। शुड नॉट
शुड नॉट एक्ट एज अल्टरनेट होस्ट ऑफ द पेस्ट एंड डिजीज। हाँ, ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि भाई कि मेरी मेन क्रॉप के अंदर उसके अंदर कोई भी अल्टरनेट पेस्ट होस्ट नहीं आना चाहिए जिसके कारण हम लोगों का डिजीज वगैरह वो इन्फेक्ट वगैरह करे। ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि भाई जैसे मैंने कोई सी क्रॉप लगा दी और इसमें जैसे निमेटोड वगैरह आ गया तो इन्फेक्शन को बुलाती है, ठीक है। जैसे बहुत सारी कुकुरबिटीज होती है जो क्रॉप हम लोगों को क्या करती है कि बुलाती है, हम लोगों का होस्ट वगैरह को रेयर करती है। हम लोगों को बहुत सारी क्रॉप्स है जो हम लोगों के अल्टरनेट होस्ट को वहाँ पे शेल्टर देती है, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके कारण हम लोग का होगा नुकसान होगा, हमारा पूरा ओवरचार्ज खराब हो सकता है। इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से हम लोग को अल्टरनेट हो जाए, कौन सी डिजीज लाती है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। इसलिए कोई भी क्रॉप लगाते समय ये नहीं कि सिर्फ इंटरकल्चर ऑपरेशन कर दिया या इंटरक्रॉपिंग कर दी हम लोगों को, पर उससे पहले करने से पहले हम लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज, अगर हम लोग बात इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं तो क्या एडवांटेज है? हेल्प इन गेटिंग एडिशनल इनकम फॉर ऑर्चर्ड ड्यूरिंग ट्री बियरिंग स्टेजेस इन द मेन क्रॉप, ठीक है। यही एडवांटेज है कि हम लोगों का मेन जो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, हम लोगों की मेन क्रॉप थी उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, पर उसके बीच में हम लोगों ने क्या किया, इंटर जो क्रॉपिंग है वो लोग कर दी। तो उससे क्या होगा, हम लोगों को थोड़ा सा पैसा आ गया, ठीक है। जब तक हम लोगों का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तब तक हम लोगों का एक इनकम का सोर्स बन गया था कि हमारी जमीन का यूटिलाइजेशन भी हो गया, हम लोगों का जो पैसा का सोर्स है वो भी चालू हो गया, हम लोगों को लॉस नहीं जाएगा। जब हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो हम लोग मेन क्रॉप से हमारा ले लेंगे, बाकी हम लोगों को ये मिल जाएगा। इट सो लाइक्स कवर क्रॉप फॉर प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन, ठीक है। कवर क्रॉप की तरफ भी काम करेगा जिसके कारण हम लोगों को सोइल इरोजन से बचाएगा। अब ऐसा डायरेक्ट सोइल पड़ी उसके कारण हवा चली पानी चला तो वो क्या होगा, हम लोगों का सोइल इरोजन को प्रमोट करेगा। पर ये कि हम लोगों ने इंटरकल्चर ऑपरेशन किया बीच में तो वो क्या करेगा, कवर करके रखेगा, उसके रूट्स हमारी सोइल को बचेगी। उसके कारण क्या होगा, हम लोगों का वाटर इरोजन बचेगा। इट्स प्रमोट टू हमारा सोइल इरोजन जो है उसको प्रमोट नहीं करती, उसको लोगों को बचाती हुई सोइल इरोजन, सोइल इरोजन को हम लोगों का है वो करेगी, प्रिवेंट करेगी, सोइल इरोजन को हम होने से बचाएगी। कवर क्रॉप की तरह की हम लोगों का काम करेगी। सप्रेस द वीड ग्रोथ इन द ओपन स्पेस, ठीक है। खाली जगह पड़ी है वहाँ पे बहुत सारा आप देखोगे वीड वगैरह होगा, तो इसी जगह हम लोग कल्टीवेशन करेंगे, क्रॉप्स ग्रो होगी तो वहाँ पे वीड को जगह नहीं मिलेगी, तो उस वजह से हम लोगों का जो है वीड मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी जगह। एफिशिएंट लैंड यूटिलाइजेशन, वही हम लोगों का बंजर पड़ी है जमीन तो इससे अच्छा हम लोगों ने उसका यूज़ कर लिया तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ हमारा स्पेस भी हो गया, हमारा लैंड का यूटिलाइजेशन भी हो गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे बनाना हो गया, पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, गवावा, फालसा, फिग, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने एरिया और अपनी सोयल और अपने आसपास के अवेलेबिलिटी के लोकल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम लोग ग्रो कर सकते हैं। भाई कौन सी क्रॉप लगती है हम लोगों का, ठीक है। मल्टी स्टेटेड और चार्ट में हमने आप लोगों को बता दिया डिफरेंट हाइट पे, जैसे देखिए कोकोनट हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, कोको हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ठीक है, एरिका नट हो गया, वेनिला हो गया, बनाना हो गया। ये डिफरेंट हाइट्स है, उसको अलग अलग हम लोग करते हैं कि भाई सबसे टॉप आ गया, उसके बाद उसकी छोटी हाइट वाला, फिर नीचे लोअर छोटी हाइट वाली होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इसका करते हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन क्या होगा, हाई प्लांटेशन एम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया बाय इंक्रीजिंग प्लांट पॉपुलेशन यूनिट बाय क्लोजर स्पेसिंग। क्या होगा हम लोगों का, जब अब जैसे पहले आम हमारा 10 बाई 10 पे लगता तब वो ट्रेडिशनल मेथड थी कि आम को हम लोग 10 बाई 10 के अंदर लगाएंगे, ठीक है। आम को हम लोग क्या करते हैं कि 10 बाई 10 पे लगाते थे, पर अब आम को 10 बाई 10 पे नहीं लगाते हम लोग। बहुत सारी वेराइटीज आ गई जो 2.2, अब जैसे पहले हम 5.5 पे आ गए थे, अब 2.5 पे आ गए। बहुत सारी ऐसी नई नई वेराइटीज ऐसी रूट स्टॉक आ रहे हैं जिसको हम धीरे धीरे उसका प्लांट डिस्टेंस करेंगे। हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो गया, हाई डेंसिटी से भी अब अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन आ गया। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं कि स्पेस का पर यूनिट प्लांटेशन नंबर ऑफ ज़्यादा करते, प्रोडक्शन में बढ़ाना, पर यूनिट एरिया हम लोग के पास डे बाई डे जो हम लोगों का है वो लैंड तो कम होता जा रहा है क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, हम लोग के पास लैंड कम हो रहा है, पर हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो हम लोग क्या करें कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स को यूटिलाइज करें, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड को अपन अपना रहे अपने डेली लाइफ के अंदर। हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, उसके अंदर क्या होगा कि हम लोगों का जो स्पेस है, स्पेस तो हमारे पास लिमिटेड, स्पेस डे बाय डे कम हो रहा है, पर हम लोगों को रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे रूट स्टॉक, ऐसे वेराइटीज को हम लोग लगा रहे हैं आसपास पास में, उसका मैनेजमेंट करते हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशन मैनेजमेंट करते हैं, उसका ट्रेनिंग प्रूनिंग का अच्छे से ध्यान रखते हैं और हम पर यूनिट जो हमारा प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छे से ले पाते हैं। हम लोगों का स्पेस यूटिलाइजेशन काफ़ी से अच्छा करना हम लोगों का ऑल ओवर मोटिव है कि हम लोगों का प्रोडक्शन बढ़ाना, ठीक है, ये होता है, ठीक है। लिमिटेड सक्सेस फॉर हाई डेंसिटी प्लांट इज नॉट टॉपिकल एंड सबटॉपिकल कॉस्ट बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग रूट स्टॉक। हम लोगों के पास अभी तक इतना नहीं कि हम लोग सारी क्रॉप वेराइटीज़ का ड्राफ्टिंग रूट स्टॉक हम लोगों के पास अवेलेबल है। बहुत लिमिटेड वेराइटीज़ है, बहुत लिमिटेड क्रॉप्स है हम लोगों के पास जिसका ड्राफ्टिंग रूट स्टॉक हम लोगों के पास है। वाइगर ग्रोथ इन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है तो उसका मेंटेनेंस करना भी हम लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है। पुअर रिस्पॉन्ड फॉर ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ठीक है, अगर किसी के अंदर हमने हार्ड प्रूनिंग कर दी, जैसे हाई डेंसिटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं प्रूनिंग वगैरह करते हैं, तो वापस की जितना मैंने इसको कट लगाया तो उसके अंदर वापस नया फूट आने के लिए, उसमें ग्रोथ लाने के लिए, उसमें फ्लावरिंग आने के लिए, फिर से उसको प्लांट को तैयार होने में बहुत टाइम लग जाता है। प्रूनिंग का हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं आता, तो इसलिए हाई डेंसिटी प्लांटेशन करना हम लोगों के थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, पर हम लोग फिर भी अभी तक अपना रहे, बहुत जगह सक्सेसफुल भी हो रहा है, बहुत सी क्रॉप में सक्सेसफुल भी हो रहा है। धीरे धीरे हम लोगों का ट्रायल चल रहा है, जिस तरह हम लोगों को आने वाले फ्यूचर में अपनाना तो पड़ेगा। अब 10 बाई 10 पे आम लगाने से हम लोगों का नहीं होगा, अब हम लोगों को क्योंकि एरिया कम हो गया हमारे पास, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को धीरे धीरे अपनानी पड़ेगी। एडवांस हॉर्टिकल्चर, एडवांस एग्रीकल्चर के हम लोगों को ये सारी चीज़ें अंदर हम लोगों को डेली अपनी जो है वो ओवरचार्ज के अंदर अपनानी पड़ेगी। बहुत जगह अपना भी रहे, बहुत जगह ट्रायल भी चल रहा है इन लोगों का। डिफरेंट मेथड्स फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग फॉलोइंग
एडवांटेज की बात कर लेते हैं, हाई रिटर्न्स पर यूनिट एरिया बता दिया मैंने आप लोगों को। मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज हो गया, हम लोगों का पानी वही देना है, एरिया वही देना है, लैंड वही देना है, सारा का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। और पॉसिबल टू अडप्टिंग मैकेनाइजेशन, ठीक है। हम लोगों के पास नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या मशीनरी वगैरह का यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स पर होगा। हम लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो मशीनरी वगैरह का ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब ज़्यादा हाई डेंसिटी तो हम लोग क्या करें, स्प्रे के लिए अब जा नहीं सकते तो हम लोग उसमें क्या मशीनरी यूज़ करेंगे स्प्रे के लिए। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि कंपेरेटिव लेटर सी, ठीक है। स्टार्टिंग के समय तो अगर प्लांट छोटा है तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर जब जैसे ओवर चार्ज बड़ा हो गया तो उसके अंदर क्या होता है, कॉम्पैक्टनेस आ जाएगी। चलो तो एक दूसरे टाइम आपस में ब्रांचेज अगर उसका ट्रेनिंग प्रूनिंग अगर हम लोगों ने टाइमली नहीं की, उसका मैनेजमेंट अगर हम लोगों को टाइमली नहीं किया तो एक तरह से पूरा जंगल बन जाएगा, उसके अंदर जाना हम लोगों को मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। पेस्ट एंड डिजीज प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एक प्रॉपर जो हम लोगों को पता है दूर दूर उसका लगता है प्रॉपर एयर आती है, सनलाइट आती है, सब कुछ आती है, पर ये चीज़ आप लोग आप पास में लगा दीजिए, वहाँ पे नीचे हमारी सनलाइट नहीं आती है, हम लोगों का सनलाइट नहीं आ पाएगा, पेस्ट वगैरह आपस में ब्रांच डिजीज इन्फेक्शन है वो पता नहीं कर पाएंगे, आपस में ब्रांच टकराएगी तो बहुत सारी डिजीज वगैरह इन्फेक्शन बढ़ने के चांस रहते हैं आपस में, ठीक है। ड्राई लैंड के अंदर हो गया आप लोगों को जो अनोला, डेट पाम, टर्मिनिक जो ड्राई एरियाज में लगते हैं वो हो गया। क्लोनल आप लोगों को मैंने बता दिया। इसके अंदर अगर लोग हम डिसएडवांटेज की बात करें, एडवांटेज की बात करें तो यूनिफॉर्म ग्रोथ फॉर्म बियरिंग हैबिट एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, ठीक है। मैंने बता दिया कि आप लोगों का सेम टाइप का टिश्यू कल्चर का प्लांट है तो उसके अंदर हार्वेस्टिंग सेम टाइम पे आएगी, उसका मैनेजमेंट सेम टाइप का होगा, तो सारा लोग आप लोगों का ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का आ गया है किचन गार्डन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल किचन गार्डन आप लोगों का है। तो मैं आप लोगों को सीधा बता देता हूँ किचन गार्डन क्या होता है। इतना मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो मैं सीधा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। अगर बैक यार्ड में आप लोगों के घर के पीछे ज़मीन पड़ी है, उसके अंदर आपने कुछ जैसे 2 प्लांट आम के लगा दिए, 2 कुछ फ्रूट क्रॉप लगा दिए, 1 प्लांट पपीता लगा दिया, कुछ आपने नींबू लगा दिया, कुछ वेजिटेबल्स आप लोगों ने लगा दिए, घर के बैक यार्ड के पीछे आपने स्पेस यूटिलाइजेशन कर दिया, वही आप लोगों का किचन गार्डन होता है, ठीक है। ज़्यादा जो सिटीज़ वगैरह मेनली उसके अंदर फॉलो किया जा रहा है किचन गार्डन के अंदर। और हम लोग भी अब लोग जैसे जैसे घर के पीछे हमारा स्पेस कम होती जा रही है तो उसके अंदर हम किचन गार्डन अपनाते हैं या फिर आप लोगों का किचन गार्डन अपना देते। इससे क्या होता है कि हम लोग एक बेसिक अपनी जो फैमिली की फुलफिल जो नीड्स है, जैसे हमको चाहिए कि भाई कुछ शौक के लिए भी हम लोग जो गार्डनिंग करते हैं उसके अंदर हो गया, कुछ वेजिटेबल्स थी, इतना एक फैमिली की एक छोटी फैमिली की फुलफिल नीड्स पूरी कर सके उसी को हम किचन गार्डन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा लैंग्वेज में किचन गार्डन मतलब होता है कि अपनी फैमिली की बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट की, वो हम चीज़ अगर ग्रो कर रहे हैं अपनी खुद के लिए तो वही सारा वो किचन गार्डन कहलाता है, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर प्रिंसिपल प्लांटिंग फॉर न्यूट्रिशन फॉर गार्डन, ठीक है। हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है वो आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। इट्स कन्वीनियंट टू द लेआउट द रेक्टेंगुलर प्लॉट फ्रॉम स्क्वायर प्लॉट, गार्डन शुड बी विद प्रोटेक्ट सुटेबल फॉर द फेंस। हम लोगों को वही है कि कोई सा भी और लगा द फेंस वगैरह होने चाहिए। पेरिनियल वेजिटेबल्स विद करी लीव, ड्रम स्टिक, क्विक ग्रोइंग फ्रूट्स लाइक पपाया वगैरह, बनाना, लेमन शुड बी प्लांट एट द बॉर्डर। हम लोगों को साइड पे बॉर्डर पे ये लगा देना चाहिए। पेरिनियल वेजिटेबल्स लाइक चाऊ चाऊ हो गया, हम लोग आपको जो भी एरिया में पर्टिकुलर एरिया में जो लगती है आप लोगों का वो लगा देना है आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग ड्यूरेशन वेजिटेबल्स लाइक टेपेकोआ, एलिफेंट फूट या में भी प्लांटेड टुगेदर, मतलब आप लोगों को जो रूट क्रॉप्स होती है उसको भी आप लगा सकते हो। वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। उनको क्या है कि रूट जो हमारा रूट्स होती है, जो उनका राइजोम होता है उसको डेवलप होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन शुड भी फॉलो सच, वो लोग क्रॉप रोटेशन करेंगे तो हम लोगों को जो डिजीज वगैरह नहीं आएगा, हम लोगों को अलग अलग वेजिटेबल्स हम लोगों को ग्रो कर देने सीजन वाइज हम लोगों को कराना चाहिए। वन से प्लॉट शुड बी रिसीव फेंसिंग, नर्सरी सीडलिंग, ठीक है। नॉलेज ऑफ प्लांटिंग सीजन एसेंशियल फॉर द प्लांटिंग क्रॉपिंग पैटर्न, बहुत सारी बेसिक, बस मैंने इतना बता दिया। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि किचन गार्डन होता क्या है, ठीक है। डिगिंग एंड फिलिंग ऑफ पिट्स, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डिगिंग इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे, ठीक है। ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टिंग प्लांटिंग डिस्टेंस आप लोगों का। ये डिगिंग एंड फिलिंग में क्या है कि आप लोगों का कोई सा है तो कोई सा पौधा, मतलब जैसे गड्ढा खोदा है, मैंने कोई सा आम का बगीचा लगा, उस गड्ढा खोदा है, उसके अंदर क्या क्या आपका न्यूट्रन होना चाहिए, वही FIM होना चाहिए आप लोगों का। फिर इसके बाद वर्मिकोलाइट, परलाइट वो आप लोगों का ऐड करते हैं, जैसे न्यूट्रन फर्टिलाइजर वगैरह हो जाते हैं, वो करना होता है। डिगिंग कब करनी होती है, 2 महीना पहले हम कोई भी प्लांटिंग करें उसको काफ़ी अच्छी तरीके से सनलाइट में करेंगे, उसके अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोब्स होंगे वो मर जाएंगे। ना होता है वापस अगर मिट्टी हम लोग पुरानी किसी गमले की रिपोर्टिंग करें तो क्या होता है कि पुराने गमले की मिट्टी निकाल के हम लोगों को उसके अंदर खाद वाद ऐड करेंगे। जो हमारा ऊपर की जो टॉप जो हम लोग कभी भी मिट्टी निकालते हैं उसको हम गड्ढा भरते समय क्या करते हैं, टॉप की मिट्टी को हम लोग नीचे पोर्शन में डालते हैं, क्योंकि हमारे टॉप की मिट्टी के अंदर जो होते हैं न्यूट्रिएंट फर्टाइल होते हैं। फिर हम ऊपर वाली मिट्टी वापस फिर से डाल देंगे। जैसे मैंने एक, अब ये देखिए, जैसे मैंने खड्डा खोदा तो इसकी जो ऊपर की जो मिट्टी थी इसको मैंने क्या किया, जब निकालूंगा गड्ढा खोदते समय तो इसको साइड में रखूंगा और नीचे वाली जो मिट्टी थी उसको मैंने साइड में रख दिया। अब मैं जब गड्ढा फिर से फिल करूंगा, वापस जब मैंने पौधा लगा दिया इसके अंदर और जब मैं इसको वापस फिल करूंगा तो क्या करूंगा कि ये वाली जो मिट्टी थी जो मेरे ऊपर की टॉप सॉइल थी उसको मैं क्या करूंगा फिर से नीचे वाले पोर्शन में पहले डालूंगा, क्योंकि ये मेरी न्यूट्रेटिव है। ऊपर मस्ट मेरी जो टॉप लेयर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रेंट होगा, इसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी होगी, न्यूट्रेंट जो सॉइल की फर्टिलिटी वो उसके अंदर काफ़ी अच्छी होगी। और ये वाली नीचे वाली जो निकलेगी हम उसको ऊपर करेंगे और फिर से हम लोग इसके अंदर खाद वगैरह ऐड करेंगे ताकि ये भी हमारा जो है वो न्यूट्रेंट
डिश बन जाए। ये हम नीचे इसलिए डालेंगे क्योंकि हमारी यहाँ से जो रूट्स है वो ग्रोथ स्टार्ट करेगी, वो प्लांट हमारे नीचे सेटल होना लगेगा, इसलिए इसको न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोगों ने फर्टाइल सॉइल ऊपर डाल दी। और जो नीचे से कम फर्टाइल सॉइल थी हम उसको ऊपर ले आए, उसके अंदर खाद वाद ऐड करके हम लोगों ने फिर से उसको फर्टाइल, वो धीरे धीरे टाइम के साथ फर्टाइल हो जाएगी फिर से। ठीक है, प्लांटिंग डिस्टेंस आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का प्लांटिंग सिस्टम यहाँ पे देखिए दे रखा है। प्लांटिंग डिस्टेंस आप लोगों को सीधा सीधा पूछ जाएगा, ये आप लोग सीधा पूछ याद कर लीजिए। जैसे जैक फ्रूट का याद कर लीजिए आप लोग, एक बनाना का याद कर लीजिए, डेट पाम का पूछा जाता है, बेर का पूछा जाता है, लीची का आपको पता होना चाहिए, गवावा का तो पूछा ही जाता है, और इधर से मैंगो का, मैंगो सिट्रस। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितना वाइट कितना डिस्टेंस पे और नंबर ऑफ प्लांट्स कितना लगता है पर हेक्टेयर आप निकाल लोगे अगर आप लोगों की थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो। ठीक है, प्लांटिंग सीजन होता है एवरग्रीन, हम लोगों ने बता दिया, डेसिडस आप लोगों को बता ही दिया था कल। नेक्स्ट आ जाता है ओवरचार्ज मैनेजमेंट। अगर हमने ओवरचार्ज लगा दिया है तो सिर्फ लगाना ही नहीं होता, हमने जैसे बोला कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है हम लोगों का, लॉन्ग टर्म चीज़ें, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, सीधा ओवरचार्ज इज एन एरिया वेयर डेवलप्ड कल्टीवेशन ऑफ द फ्रूट्स क्रॉप अंटिल द लार्ज इकोनॉमिक्स वेरियस रिसोर्सेज लाइक लैंड वाटर टेक्सचर एक्सटर्नल। ठीक है, छोड़ो रिसोर्सेज ऑफ द कंपेरिजन फॉर द ओवरचार्ज मैनेजमेंट। हम लोग को क्या होना चाहिए, सॉइल मैनेजमेंट करना होता है, वाटर मैनेजमेंट करना होता है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है, प्रूनिंग ट्रेनिंग का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, वीड मैनेजमेंट हमको करना होता है, प्लांट प्रोटेक्शन फ्रॉम अगेंस्ट इंसेक्ट एंड पेस्ट से करना होता है, बेरिंग होना चाहिए, फ्रूटफुलनेस होना चाहिए, केस ऑफ अनफ्रूटफुलनेस जैसे हम लोगों ने बताया था आप लोगों का एक टॉपिक भी है, अनफ्रूटफुलनेस के क्या कारण से, फ्रूटफुलनेस और अनफ्रूटफुलनेस आप लोगों को पूरा एक चैप्टर है। मैच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग कब होती है, पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन मार्केटिंग। ठीक है, सॉइल एक एक करके चलो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सॉइल मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, फ्लोर मैनेजमेंट के अंदर आपको नीचे के अंदर है वो सॉइल मैनेजमेंट हो चाहिए, उसके वीड वगैरह नहीं होना चाहिए, सारा फ्लोर आपका जो कल्टीवेशन होना चाहिए वो अच्छे से होना चाहिए, प्रॉपर आप लोगों का ऐसा फेवरेबल मतलब कि एक टिल्ट होना चाहिए जिसके अंदर हम लोगों का प्लांट वगैरह है उसको ग्रो कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इंप्रूव क्वेश्चन प्रोटेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट फ्रॉम देन इट्स इंपैक्ट रेनफॉल विंड इरोजन। आप लोगों का जो है उस फ्लोर अच्छा होना चाहिए, वेल ड्रेनेज होना चाहिए, किसी भी तरह का पानी यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सनलाइट वहाँ पे आपके फ्लोर के अंदर आनी चाहिए। सारे अंदर आप लोगों के क्या होता है फ्लोर मैनेजमेंट के अंदर और सॉइल मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों को आना चाहिए। सॉइल की ज़्यादा एक्सेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होना चाहिए कि एक्सेस वाटर को होल्ड कर दे, उसके कारण भी इन्फेक्शन वगैरह होना चाहिए, या फिर आपका ड्रेनेज वगैरह सिस्टम अच्छा नहीं है तो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉइल मैनेजमेंट का क्या होता है, सीधा पूछ लेता है टू क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर मॉइस्चर सप्लाई टू द प्रॉपर ड्रेनेज। ठीक है, वो ड्रेनेज होगा तो प्रॉपर मॉइस्चर बना रहेगा तो हम लोगों को माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को भी चोक नहीं करेगा। हम लोगों का एक्सेस वाटर हो जाता है उसके कारण क्या होता है हम लोगों को माइक्रोब से अंदर वो अपने जो जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसको रुक जाती है, वो चोक कर देती है, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, प्लांट हमारा जो है वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है, वो पूरा फुलफिल अगर ड्रेनेज हो गया, एक्सेस वाटर भर गया तो ये सारी चीज़ें हम लोगों का होना चाहिए। टू मेंटेन हाई फर्टिलिटी लेवल टू रिप्लेनिशन अगेन द लॉसेस। ठीक है, अगर एक्सेस हो गया कि भाई पानी हो गया या फिर सॉइल में नहीं है, फर्टिलिटी नहीं है तो हम लोगों को दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम लोगों को फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। टू प्रोवाइड प्रॉपर सॉइल कंडीशन फॉर गैसेस एक्सचेंज माइक्रोबियल एक्टिविटीज, ये आप लोगों को पता है अगर पानी भर गया तो एक्सेस वगैरह नहीं होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी चोक हो जाएगी। टू द चेक रिड्यूस द सॉइल इरोजन। ठीक है, एक्सेस वो होगा तो हम लोगों का सॉइल इरोजन, अगर हम लोगों का सॉइल फ्लोर है अच्छे से मैनेज नहीं है तो क्या होगा हमारा इरोजन को प्रमोट करेगा। सॉइल हमारी ऐसे ऊपर ओपन पड़ी हुई है, उसके अंदर कोई भी मतलब हम लोगों ने कवर क्रॉप नहीं लगाई तो उसके कारण क्या होगा हम लोगों को लॉसेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टू यूटिलाइज वैकेंट लैंड फॉर एडिशनल इनकम बिकॉज सच एज लॉस एंड स्मॉल होल्डर्स। ठीक है, जो भाई लार्ज स्केल पे लगा है, जो सब छोटा फार्मर्स उसके पास कम एरिया, उसने ग्रो मैंगो वगैरह लगा दिए तो उसके पास क्या होगा कि क्रॉप वगैरह नहीं होगी। ठीक है, तो उसके क्या होंगे छोटे फार्मर्स के लिए वो होगा कि छोटे फार्मर्स के पास अब जमीन नहीं है तो वो क्या करेगा इंटरकल्चर ऑपरेशन करेगा, अपनी लैंड को अच्छे से मैनेज करके रखेगा, उसके अंदर इंटर क्रॉपिंग कर देगा तो क्या होगा कि उसके कारण उसका जो इनकम है वो सोर्स अच्छे से चलता रहेगा। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कल्टिवेशन विद हायर इकोनॉमिक रिटर्न, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, अगर हमने सॉइल का अच्छे से मैनेजमेंट किया ठीक है तो हम लोगों का जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी कम आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम आ जाएगा तो हम लोगों का जो पर रिटर्न है वो हम लोगों को काफ़ी अच्छे से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का हो गया टू सप्रेस द वीड पॉपुलेशन। हम लोगों का हमारा सॉइल का फ्लोर मैनेजमेंट अच्छा है तो हम लोग क्या करेंगे वीड की मैनेजमेंट को सप्रेस करेंगे तो इसलिए हमारा प्लांट की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन। ठीक है, इंटरक्रॉप क्या होती है, एनी क्रॉप ऑफ दैट मेन क्रॉप ग्रोथ बिटवीन द रोज टू पेरिनल ट्रीज क्रॉप इज नोन एज इंटरक्रॉप्स एंड देयर कल्टीवेशन इज नॉन इंटरक्रॉपिंग। सीधा पूछा जाएगा, डेफिनेशन से आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क कर देना। इंटरक्रॉप क्या होती है कि जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसके रोज के बीच में हम लोग या ट्रीज के बीच में जो हम लोग क्रॉपिंग करते हैं, जो क्रॉप लगाते हैं उसको हम इंटरक्रॉप बोलते हैं, और इसको जो कल्टीवेशन करना उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। ग्रीन मैन्यूरिंग क्या होती है, द क्रॉप देयर मेन क्रॉप्स ग्रो टू पर्पज द इनहांस द सॉइल फॉर ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप। ठीक है, जो भी हम लोगों के सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट बढ़ाने की जो हम लोग जो क्रॉप ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं, जैसे डेचा हो गया, सस्बिनिया हो गया, हम
हम लोगों का ये होता है। कवर क्रॉप क्या होती है कि हमारी जैसे सोइल पड़ी एरोजन को कवर करने के लिए हम जैसे लेग्यूम क्रॉप्स हो गई तो बहुत सारे क्रॉप लगा देते हैं, उसको हम लोग कवर क्रॉप बोलते हैं, या ग्रीन मेन्यू क्रॉप भी लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। पल्सेस वगैरह हमने मेनली लगाते हैं, उसके कारण हम लोग को रिटर्न भी आ जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो जाता है और हम लोगों का जो सोइल है वो कवर भी हो जाता है। मेथड ऑफ सोइल मैनेजमेंट, कौन कौन से मेथड से हम लोग सोइल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉप लगा के कर सकते हैं। उसके बाद रूटिंग डेप्थ ऑफ द क्रॉप, हम लोगों की ज़्यादा अगर जड़ों वाली गुताई वाली जहरी डीप रूटेड वाली अगर क्रॉप हम लोग ग्रो करेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि वो सोइल को काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों का पकड़ के रखेगी, उसके कारण इरोजन वगैरह नहीं होगा। स्लोप ऑफ द सोइल, हम लोगों का स्लोप अच्छे से होगा, ठीक है, तो पानी का ड्रेनेज वगैरह अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। रेनफॉल ऑफ द एरिया, वहाँ की पर्टिकुलर एरिया का रेनफॉल कितना है, कई बार होता है कि कम पानी की वजह से भी हम लोगों का जो है वो सोइल ख़राब हो जाता है, पानी नहीं है वहाँ पे, या फिर एक्सेस पानी की वजह से हम लोगों का सोइल है वो ख़राब हो जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, माइक्रोब वगैरह को या फिर ह्यूमिडिटी बनी रहने के कारण भी हम लोगों को अब जो फंगल इन्फेक्शन वगैरह हम लोगों को प्लांट्स में वो देखने को मिलता है सोइल के अंदर, क्योंकि मॉइस्चर बन रहते हैं, वहाँ प्रॉपर सनलाइट नहीं आती, दिन भर ह्यूमिड कंडीशन रहती है, तो इसलिए फंगल इन्फेक्शन का ज़्यादा होता है। इकोनॉमिक कंडीशन फॉर द फार्मर्स की, इकोनॉमिक कंडीशन फॉर द फार्मर्स की, वहाँ की उस फार्मर्स की कंडीशन क्या है, उसको फ्लोर मैनेजमेंट करने के लिए किन तरीकों से आप प्रैक्टिस अपना रहा है, कौन कौन सी मशीन यूज़ कर रहा है, उसकी क्या कंडीशन है कि किस तरह से वो प्रैक्टिस अपना मैनेजमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद कल्टीवेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है क्लीन कल्टीवेशन। दिस मेथड द सॉइल मैनेजमेंट ऑफ फॉर द स्पेस बिटवीन द प्लांट्स एंड कीप क्लीन बाय टिलेज एंड रिमूवल्स ऑफ द वीड, ठीक है। क्लीन कल्टीवेशन होता है वो हम लोगों का जो होता है, इन दिस मेथड द सॉइल मैनेजमेंट द स्पेस बिटवीन द प्लांट्स कीप द क्लीन बाय टिलेज एंड रिमूवल ऑफ वीड, वही हम लोग वीड वगैरह कम क्लियर करके रखते हैं, उसके कारण डिजीज़ वगैरह नहीं होता है हम लोगों का, जितना भी लीफ वगैरह गिर जाता है, लीफ फॉल वगैरह हो जाता है, उसको क्लियर करते हैं। एक टेम्परेट फूड्स के अंदर एक क्लीन कल्टीवेशन का और कॉन्सेप्ट आता है, जब वो हम कभी पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को बता दूंगा क्लीन कल्टीवेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी तक यहाँ पे जो लिख रखा है सॉइल मैनेजमेंट का होता है प्लांट के बीच में स्पेस को क्लीन रखना है, वीड वगैरह ग्रोथ को कम करके रखना है ताकि हम लोगों का भी डिजीज़ नहीं हो सके। एडवांटेज क्या होता है, रिमूव एंड प्रोटेक्ट वेस्ट वीड लाइट वाटर में न्यूट्रिएंट्स, वही है कि हम लोगों का जो भी वीड वगैरह होगा उसको हम लोग हटा देंगे, अच्छे से प्रॉपर रखेंगे तो आप लोगों का दिक्कत नहीं होगा, हम लोगों को न्यूट्रन काफ़ी अच्छे तरह से लगेगा, एडिशन अच्छा होगा, हमारा वाटर है वो अच्छे से जाएगा, इन्फिल्ट्रेट अच्छे से होगा, इंप्रूव सॉइल बायोलॉजी एक्टिविटीज थ्रू आउट द बेटर एरिएशन। अगर सॉइल ऊपर से खुली रहेगी तो हम लोग का एरिएशन वगैरह काफ़ी अच्छे से होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएगा क्लीन कल्टीवेशन का, लॉसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जैसे लीफ फॉल वगैरह हो गया तो मैंने उसको क्या किया, क्लीन कर दिया, तो उसके कारण क्या होगा, यही होगा था हम लोग को ड्राई होता, वहीं पे हम लोग माइक्रोब्स द्वारा उसको डैमेज कर दिया, मतलब कि माइक्रोब्स द्वारा जो उसको है वो डिकम्पोज कर दिया जाता है, तो क्या होगा हमारा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया, पर उसको मैंने हटा दिया तो वहाँ से हमारा ऑर्गेनिक मैटर का लॉस हो गया। लॉस ऑफ द सॉइल थ्रू द इरोजन व्हेन द फ्लैट लैंड्स थ्रू आउट द वाटर एंड द विंड्स, ठीक है। अब लोग एक कवर करके रहते हैं, हम लोग अगर किसी से भी कवर होता मतलब कवर करके रखते हैं तो क्या होता है कि विंड इरोजन से बच जाता, हमारा वाटर से बचता। अगर ये कि मैंने उसको पूरा क्लीन कर दिया, एकदम प्रॉपर साफ कर दिया रोज के बीच में, तो क्या होगा, सीधा विंड आई, तेज हवा चली तो वो उसके साथ उड़ के चला जाएगा, पानी आया सीधा तो वो मिट्टी को बहा के लेके चले जाएगी, ये हमारा लॉस होता है। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू द एक्सेसिव लीचिंग, ठीक है। लीचिंग हम लोगों का होगा क्योंकि हम लोगों ने उस लैंड को खुला छोड़ दिया, उस वजह से। इंजर्नी ऑफ द रूट सर्टेन एंट्री ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द पैथोजन, मतलब कि ये कि हम लोग ने अब टूल्स वगैरह यूज़ किया, हम लोग क्लिक कल्टीवेशन के लिए, तो कई बार होता है कि जैसे मैंने कोई सी मशीनरी चलाई तो कोई प्लांट के टच में आ जाती है, या कोई सा कटर वगैरह यूज़ किया हम लोगों ने, तो उसके कारण होता है कि प्लांट्स पे कहीं ना कहीं इंजरी लग जाती है, उसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन फैलने के लग जाता है, हो जाता है, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ द रूट्स ऑफ एडवांटेज, अगर हम कवर क्रॉप करते हैं उसका एडवांटेज क्या है, एट द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल हो गया, इंप्रूव सॉइल कंडीशन ऑफ द फर्टिलिटी, इंक्रीज रिलेशनशिप रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, वही वाटर होल्डिंग वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसको काफ़ी इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को होता है, चेक सॉइल इरोजन होता है, चेक न्यूट्रिएंट होता है, वही सारी बीज है कि अगर क्रॉप लगाते हैं जो मैंने बता दिया वही कि हम लोग हटा देंगे, वही कवर क्रॉप लगा देंगे तो वो सारी चीज़ें जस्ट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं, इट शुड बी नॉट टू बी टॉल ग्रोइंग स्प्रेड, दे शुड बी नॉट बी एग्जिट, ये कुछ नहीं इतना इंपॉर्टेंट। एक बार ये आप देख लेना कि कौन सी क्रॉप के अंदर, जो हम आप लोगों ने बात करे थे ना कि हम लोग जो इंटरक्रॉपिंग के लिए जो क्रॉप्स देखते हैं उसके अंदर कौन कौन सी, जैसे एप्पल के अंदर कौन सी कर सकते हैं, बनाना के कौन सी कर सकते हैं, बेर के, सिट्रस के, डेट पम, गवावा, ये सारी देख लेना आप लोग कि कौन सी क्रॉप हम लोग इसके अंदर, पूछा नहीं जाता है पर कभी कभी आ जाता है कि भाई आप लोगों को इंटरक्रॉप करना है तो इसके अंदर कौन सी इंटरक्रॉप कर सकते हैं, MCQ वगैरह में पूछ सकता है ये सीधा, ठीक है। आर्डलेस आप लोगों को पता होना चाहिए, देख के जना क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर, ठीक है। मिनिमम टिलीज करेंगे हम, सोड कल्चर करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ सोड कल्चर हो गया, ठीक है। सिस्टम स्पेस बिटवीन ट्रीज ग्रेस अलो टू ग्रो विदाउट टिलेज मल्चिंग, सोड कल्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कोई से भी जो है और दिस सिस्टम में सोड कल्चर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सोड कल्चर का सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज सोड कल्चर, आप लोग को डेफिनेशन लिख तक नहीं पढ़ के। इन दिस सिस्टम द स्पेस बिटवीन द ट्रीज एंड ग्रास आर अलो टू ग्रो विदाउट टिलेज मल्चिंग एंड समटाइम इट्स
समटाइम इट्स कवर विद द मिक्स ग्रास एंड इम्प्रूव द फर्टिलिटी सच ग्रासेस सिंपली। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी टिलेज एक्टिविटीज हम लोग नहीं करते। विदाउट टिलेज और मल्चिंग हम लोग मल्चिंग के कुछ नहीं करते, सिर्फ ऐसे हम लोग छोड़ देते हैं ग्रासेस को ग्रो करने के लिए। कोई क्रॉप ग्रो हो रही तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग एक्स्ट्रा टिलेज से करके। जैसे हमने बोला पल्सेस हम लोग ग्रो करेंगे, तो पल्सेस क्या करूँगा मैं, पहले कल्टिवेशन करूँगा फिर टिलेज एक्टिविटी करूँगा, वो नहीं। इसके अंदर हम छोड़ लेते हैं नेचुरल तरीके से, जो उग रहा है उसको उगने देते हैं। ठीक है, वो हम लोग सोड कल्चर के अंदर आ जाता है। उसके कारण हम लोगों का वही कवर क्रॉप की तरह काम करेगा, ज़्यादा हम लोग सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसके अंदर। अब आपका आ गया मल्चिंग। ठीक है, मल्चिंग अगर हम लोग बात करते हैं, मल्चिंग का मैं सीधा आप लोगों को बता देता हूँ। मल्चिंग इज द mulching the particles with the covering of the soil around the plants to make conditions more favorable for growing and conserve the availability of the soil moisture। क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी हमारी सॉइल है उसको किसी भी तरीके से किसी भी मटेरियल से लिविंग मटेरियल किसी भी नॉन लिविंग मटेरियल से अगर कवर करना है कि हमारे जैसे सॉइल पड़ी हुई है, ठीक है, ये मेरी सॉइल है, इसका हम लोग किसी भी अगर कवर से हम लोग इसको कवर कर देते हैं, हमारा नॉन मटेरियल से हम लोग इसको कवर कर देते हैं, ठीक है, तो वो लोही लोग हमारा मल्चिंग है। जैसे किसी डिफरेंट टाइप को मल्चिंग होते हैं। ठीक है, किसी भी सरफेस को हम लोगों का सॉइल जैसे पड़ी हुई है उसको हम लोग ऐसे से कवर कर देते हैं कोई भी नॉन लिविंग मटेरियल से हम लोग, तो वही हम लोगों का इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, कंडीशन फेवरेबल मैनेजमेंट द सिस्टम टू लॉस द सॉइल। ठीक है, इसके कारण फायदे में आप लोग एडवांटेज के अंदर देख लेते हैं इसके क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, कंजर्व द मॉइस्चर टू सप्रेस द वीट ग्रोथ। ठीक है, अगर मैंने इस सॉइल को कवर कर दिया, ठीक है, अगर मैंने किसी नॉन लिविंग थिंग से इसको कवर कर दिया तो उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो है नीचे जो है सनलाइट नहीं जाएगी, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी नहीं होगा, जिसके कारण आप लोगों को जितना भी वीड वगैरह जो ग्रो होता है ना वो ग्रो नहीं हो पाएगा इसके अंदर। हम लोग इसके कारण मैनेजमेंट करेंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, वहाँ पे नीचे सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी, तो आप लोगों को जो वीड ग्रोथ होगा वो भी सप्रेस हो जाएगा। बहुत बार आप देखते हैं ना पत्थर के नीचे जो आप लोगों का बहुत सारा वीड वगैरह नहीं पता कैसे कवर क्रॉप आप लोगों कैसे ढक रखा है, तो वहाँ पे ग्रोप नहीं होती क्योंकि वहाँ पे सनलाइट पहुँचती नहीं है। ठीक है, सनलाइट नहीं पहुँचेगी तो आप लोगों का इसका एडवांटेज है कि मल्चिंग करने से आप लोगों का वीड ग्रोथ पे कंट्रोल पा सकते हो आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पे जो सनलाइट और विंड वहाँ पे नहीं पहुँचेगी। इंप्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर को क्योंकि छाया बनी रहेगी। आप लोग कभी भी देखना उसके नीचे अगर आप थोड़ा सा डिग करके देखोगे, जब काफी टाइम तक देखते हो तो बहुत सारे माइक्रोब्स आ जाते हैं। उसके बाद आपने कोई खेत पे अगर घास वगैरह है उसको छोड़ के रख दिया तो उसके अंदर आप लोग देखोगे तो आप लोगों का क्या है कि जो माइक्रोब्स वगैरह है वो आप लोगों को उसके नीचे देखने लगे, छोटे छोटे माइक्रोब्स आ जाते हैं उसके नीचे में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का हो गया कि रिड्यूस द सॉइल टेम्परेचर एंड फ्लक्चुएशन। ठीक है, आप लोगों का अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही वो उसको कवर करके रखेगी तो क्या होगा कि सनलाइट नहीं गिरेगी तो आप लोगों का जो सॉइल का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन करके रखेगी। उसके बाद आप लोगों का हो गया इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर एंड लेवल। धीरे धीरे अगर मैंने ऑर्गेनिक तरीके से मल्चिंग किया, जैसे ग्रास वास हो गया, हम लोगों ने पुरानी लीव्स का हम लोगों ने मल्चिंग कर दी, तो क्या होगा धीरे धीरे डिकम्पोज होगा टाइम के साथ। तो इसके कारण क्या होगा हमारे सॉइल के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे सॉइल के अंदर माइक्रोब्स का नंबर बढ़ेगा, हमारे जो ये इसको डिकम्पोज करेंगे जो ऑर्गेनिक मैटर होगा तो हमारे सॉइल के अंदर क्या होगा माइक्रोब जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको भी बढ़ाएगा। ठीक है, कंट्रोल इरोजन होगा, डायरेक्ट उसके कवर नहीं आने देगी, कवर कर देगी तो इरोजन को हम लोग प्रमोट करेगी। इंप्रूव वाटर इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, वो पानी को होल्ड करके रखेगी, जैसे पानी आया सीधा बहा के नहीं गया तो उसके अंदर क्या होगा मल्चिंग अगर हमने कर रखी तो पानी को रोक के रखेगी, तो उसके कारण क्या होगा जो इनफिल्ट्रेशन रेट है हम लोगों का वो भी काफी अच्छे तरीके से होगा, हमारी जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो भी इंप्रूव होगी। इंप्रूव न्यूट्रिएंट एबिलिटी थ्रू आउट द बेटर सॉइल कंडीशन इनटू माइक्रोफ्लोरा। ठीक है, हम लोगों का मैंने बताया कि आप लोगों को माइक्रोबियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, माइक्रोब्स की पॉपुलेशन अच्छी हो जाएगी, नंबर ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, उसके कारण क्या होगा हमारा न्यूट्रिएंट वगैरह है वो भी काफी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट एबिलिटी अच्छी हो जाएगी क्योंकि हमारा बेटर सॉइल कंडीशन हो जाएगा। अवॉइड कॉम्बिनेशन न्यूट्रिएंट मॉइस्चर एंड विद द कॉम्पिटिशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर विद द मेन क्रॉप। ठीक है, हम लोगों का न्यूट्रिएंट में मॉइस्चर वगैरह पे से मैनेज रखेगा, धूप नहीं आने देगी तो मॉइस्चर वगैरह हम लोग वाटर सेविंग भी काफी अच्छे करेगा, और दूसरी तरफ हमारी जो मेन क्रॉप है उसके साथ कॉम्पिटिशन भी नहीं करेगी। कंट्रोल वीट ग्रोथ हम लोगों ने देख ही लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें, ये मल्चिंग के क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो हाई कॉस्ट होती है। ठीक है, अगर आपने प्लास्टिक मल्चिंग है, बहुत तरह की मल्चिंग आती है, रिफ्लेक्टिव मल्च वगैरह आती है, उसको अगर आप यूज़ करते हो तो ठीक है उसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों का जो इनिशियल कॉस्ट है, आप लोग इनिशियल कॉस्ट क्या आप लोगों को मल्चिंग में बहुत कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर आप मल्चिंग जैसे पॉलीथीन मल्चिंग वगैरह आप लोग कर रहे हो, केमिकल मल्चिंग कर रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनिक मल्चिंग होती है, केमिकल मल्चिंग होती है। अगर आप केमिकल मल्चिंग की तरफ जा रहे हो तो उसमें एक्सपेंस पड़ता है, जैसे आपने इन ऑर्गेनिक मल्चिंग की तरफ भी आ रहे हो तो पॉलीथीन वगैरह का जो आपका लोग कॉस्ट होता है, अलग अलग जीएसएम की पॉलीथीन वगैरह आती है मल्चिंग के लिए, तो उसमें भी आप लोगों को क्या होगा कॉस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आपका देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी आप लोगों का वो कम हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होती है वो भी कम हो जाएगी आप लोगों की।
ठीक है। उसके बाद डिजीज एंड पेस्ट इन्फेक्शन थ्रू आउट द डेड प्लांट मटेरियल, ठीक है। अगर आप लोगों ने मॉइस्चर एक्सेस हो गया, जैसे मैंने कोई से प्लांटिंग मटेरियल से इसको कवर कर रखा है, तो उसके अंदर क्या होगा, पानी का होल्ड कर रखा है। कई बार होता है एक्सेस पानी का मॉइस्चर को होल्ड कर देते हैं, जैसे मैंने स्टोव वगैरह लगा दिया, हमारा पेडी वगैरह हो गया, तो उसका एक्सेस मॉइस्चर कंट्रोल कर देगा। तो उसके कारण क्या होगा कि इन्फेक्शन बढ़ने के चांस होता है। जैसे मेरा ये मेन प्लांट है, उसके आसपास मैंने कर दिया तो उसमें पानी स्टॉक हुआ, तो यहाँ पर लोग क्या होता है कि मेरा बहुत प्लांट खराब हो जाता है, या फिर हम लोगों का फंगल ग्रोथ है वो देखने को मिल जाता है, उसके अंदर बहुत सारी फंगल ग्रोथ आ जाती है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज बात कर रहा हूँ, जैसे फायर हैजर्ड्स, जैसे सूखी कोई सी घास है और आसपास में कहीं आग लगी तो वो पूरा पकड़ लेके हम लोगों के पूरे ओवर चार्ट को जला देती है, इसका ये नुकसान हो सकता है। रूट्स ग्रोथ शैलो बट इफेक्टेड विद सॉइल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ठीक है। देयरफॉर द फाइन मल्चिंग में बी नॉट बी एडवाइजेबल, ठीक है। एक तो फर्स्ट ईयर मल्चिंग में बी नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो हम लोग मल्चिंग को अवॉइड कर देंगे, मल्चिंग नहीं करते, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह रहेगा तो हम लोगों को प्लांट इन्फेक्शन करेगा। बहुत बार हम लोगों का जो हमारा कॉलर जो होती है उसको भी इन्फेक्ट कर देता है, वो प्लांट को सीधा कर देगा, सीधा गिरा देगा, ठीक है। उस वजह से भी करते हैं। और बहुत बार होता है कि ये हमारे रोडेंट्स वगैरह को जो होता है ना, चूहे वगैरह, उसको भी बढ़ाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मल्चिंग उसको घास वगैरह को, घास फूस को काटने के लिए बहुत बार चूहे वगैरह भी आएंगे, तो हम लोगों का जो है वो उसको भी बढ़ावा दे देगी, ठीक है। तो किसी चीज़ का एडवांटेज होता है, किसी चीज़ का डिसएडवांटेज भी होता है। अगर इसके फायदे हैं तो नुकसान भी हम लोगों ने ऑर्गेनिक मल्चिंग के, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का मल्चिंग के अंदर डिफरेंस देख लेना, सीधा पूछ लिया जाएगा मल्चिंग होता है बता दो, एडवांटेज पूछ सकता है, डिसएडवांटेज पूछ सकता है मल्चिंग के। और मल्चिंग किस किस तरह के, मल्चिंग मटेरियल कौन कौन सा होता है ये देखिए, नीचे टेबल ये दे रखी है ना मल्चिंग मटेरियल की, इस तरह के। जैसे बनाना की लीव्स हो गई, बनाना के अंदर कौन से कर सकते हैं हम, पॉलीथीन का कर सकते हैं, स्ट्रॉ मल्चिंग हो गया, बनाना की ट्रस हो गई, शुगर केन के ट्रस हो गए, जो होते हैं ना शुगर केन के पत्ते वगैरह हो गए, उसके मल्चिंग बना सकते हैं, ठीक है। अलग अलग क्रॉप के अंदर दे रखा है, आप लोगों को पता होना चाहिए किस किस के मल्चिंग है, देखिए अलग अलग क्रॉप का दे रखा है, पूछ लेता है, बस आपको पता होना चाहिए प्लांट मटेरियल कौन कौन सा होता है। जैसे बनाना लीव्स हो गई हम लोगों का, शुगर केन का स्ट्रॉ हो गया, शुगर केन के ट्रफ्स हो गए, जितना भी कुछ बता हुआ होता है। कई बार हम लोग पॉलीथीन मल्चिंग करते हैं, स्ट्रॉ मल्चिंग हो गया, ठीक है। स्ट्रॉ मल्चिंग होता है मतलब जो हम लोग का होता है ना, जो लकड़ी का बुरदा होता है उससे हम लोग मल्चिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ये रोटेशन तो आपको पता है कि अलग अलग क्रॉप को रेफ़र करना, अलग अलग क्रॉप लगाना, रोटेशन करना, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई से एक ही सिमिलर टाइप की क्रॉप नहीं लगानी, बदल बदल के आप लोगों को लगानी है, ठीक है। अगर इंटरक्रॉपिंग के लिए आप कर रहे हो तो रुक जाओ इसके अंदर। और मल्टी स्टॉर्ड क्रॉपिंग आप लोगों को मैंने बता दिया, अलग अलग हाइट के ऊपर हम लोग करते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, ठीक है। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि आप लोगों का ये प्लांटिंग डिस्टेंस यहाँ पे देख रखा है और नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगते हैं, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि ना मैंगो की आम्रपाली वैरायटी की प्लांटिंग डिस्टेंस कैसे होती है, 2.5 में 2.5 इंटू 2.5 होती है। पहले जो हम लोगों का नॉर्मल डिस्टेंस होती है वो 10x10 पे होती थी। अब देखिए आम्रपाली हमारी वैरायटी है, उसके अंदर 2.25 होती है। दशहरी के अंदर हम लोगों का 3.0 इंटू 2.5 मीटर दे रखा है, ठीक है। सिट्रस की किन्नो होती है 6.6 होती है, 8x8 होती है, ठीक है। अलग अलग देखो 10x10 पे भी दे रखा है। बनाने के अलग अलग वेराइटीज़ हो गए, एप्पल के अलग अलग रूट स्टॉक हो गए, गवावा का हो गया, एनुप्लेडी लखनऊ 49 की हो गया, ठीक है। आप लोगों को ये पूसा नन्ना पूछा ही जाता है। पूसा नन्ना की प्लांटिंग डिस्टेंस सीधा पूछ लेगा आप लोगों को, पूसा नन्ना की प्लांटिंग डिस्टेंस क्या होती है। एक लोग आप लोगों का मैंगो का ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मैंगो की आम्रपाली और दशहरी की प्लांटिंग डिस्टेंस बताओ, या फिर इन जनरल डिस्टेंस ऑफ प्लांट मैंगो की पूछ लेता है भाई कि जनरल कॉमन जो हम लोगों का जनरल जो प्लांटिंग डिस्टेंस होती है मैंगो की कितनी होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों को सीधा डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप लोगों का बच गया वाटर मैनेजमेंट और मैन्योरिंग एंड मैन्योर्स एंड मैनिकेशन, ठीक है। वीड मैनेजमेंट हो ही गया है, ट्रेनिंग प्रूनिंग बच रहा है। फंडामेंटल्स को एक पार्ट में करना बहुत मुश्किल है, आप लोगों का बहुत सारा कोर्स बच रहा है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों को बच रहे हैं। हम लोगों ने ट्राई करने की कोशिश की थी कि आप लोगों का इसमें हम लोग कवर कर दें, पर मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर भी हम लोग कवर कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियोस बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इतना वीडियो आप लोगों को एक साथ देखना पॉसिबल नहीं है। और आप लोग मेरे देख पा रहे हैं कंटिन्यूस मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो एक हम लोग जैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके अंदर फैन भी ऑन नहीं कर सकते हम लोग। एक इतनी गर्मी का टाइम चल रहा है उसके अंदर हम लोग आपका जो फैन ऑफ करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर हम लोग सेकंड पार्ट के अंदर भी आप लोगों का करने की कोशिश, मेरा पूरा कोशिश था कि हम लोग सेकंड पार्ट के अंदर भी आप लोगों का करें, पर इतना एक्सक्लूसिव गर्मी और जो ड्यूरेशन ऑफ वीडियो का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मैंने बहुत इन शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की, फिर भी फंडामेंटल्स यूँ मान के चलिए कि पूरा हॉर्टिकल्चर आ गया, तो इसको हम इतना शॉर्टली भी नहीं कर सकते और इतना जल्दी भी मैं आप लोगों को स्किप करके नहीं पढ़ा सकता। बट मेन टॉपिक्स है वो आप लोगों को पढ़ाने पड़ेंगे। हम लोगों का था कि हम वन शॉट के अंदर क्लियर कंप्लीट करें, पर नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता पार्ट 2 के अंदर भी हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक लास्ट आप लोगों का एक पार्ट और रहेगा, जिसके अंदर हम लोग आपका जो भी रेस्ट ऑफ पार्ट पोर्शन बच चुका है उसको हम पूरा कवर कर देंगे।
पर अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अब हम लोगों के लिए और बनाना मुश्किल हो जाएगा। इतनी गर्मी में हम लोगों को बैठ के हम कंटिन्यूस वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे नहीं हो पाएगा, और आप लोगों के लिए भी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो आप लोगों को देखते देखते आप भी बोर हो जाओगे। तो इसलिए हम लोग पार्ट 1 अपलोड कर दिया, 5 सेकंड ही हो जाएगा। और एक पार्ट 3 हम लोग और लेके आएंगे इसका, जिसमें आप लोगों का कंप्लीट जो रेस्ट पोर्शन होगा, जितने मिनट का बनेगा, जितना घंटे का होगा, हम लोग उसके रेस्ट अंदर जितना भी आप लोगों का होगा वो पूरा आप लोगों का उसके अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए इतना ही। हम लोगों का पूरा कोशिश था सेकंड पार्ट में कंप्लीट करवाने का, पर नहीं कर पाए। इस तरह जिस तरह से आप लोगों ने हमारे फर्स्ट वीडियो पर प्यार दिखाया, उसी तरह से हमारे सेकंड पार्ट पे भी दिखाइए। और जितने भी पीडीएफ और नोट्स के लिए हम लोगों ने जो बताया कि आप लोगों का है, वो हम लोगों का हमारे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर आप लोगों का लिंक मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए, उसके अंदर हम लोग डेली अपडेट डालते हैं, PYQs हो गया, MCQs हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हो गया, हम टाइमली उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है अपडेट करते रहते हैं। ये हमारा जितने भी क्लास का जो पीडीएफ वगैरह है, आप लोगों को सारा PPT जितना भी है पीडीएफ वगैरह सारा उसके अंदर मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और आप लोगों का एक लाइक और शेयर हम लोगों को बहुत सपोर्ट करता है। आप लोगों को समझ लगता है कि हम बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं। आप लोगों का अगर हमारे टीचिंग मेथड में आप लोगों को कोई इंप्रूवमेंट चाहिए कि भाई हम लोगों का सर आप इस तरह से इंप्रूव कीजिए, ये चीज़ आप इस तरह से पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा, जैसा आप लोग बताओगे हम लोग और आप ट्राई करेंगे। हम लोग की तरफ से पूरी कोशिश है, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट के इसके अंदर में।